स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए लाया हूं द वन शॉट वीडियो ऑफ द स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। ये वन शॉट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक क्या होती है। आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है ना कि सर ये स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक जिसको मैं एसपीएल भी बोलता हूं, इसमें कौन कौन सी एंट्री आएगी, उस सब कंफ्यूजन को मैं दूर कर लूंगा, क्योंकि उसके लिए मैं हूं ना। मैंने इस पूरे लेक्चर को, यस ये 2 घंटे का लेक्चर है, अगर ये आपने 2 घंटे का लेक्चर देख लिया ना, मेरी आपसे गारंटी है कि आप स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक में एक्सपर्ट हो जाओगे। ये पूरा लेक्चर मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। ये स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक होता क्या है, परचेज बुक क्या होता है, सेल्स बुक क्या होता है, कैसे बनता है, और ये सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर क्या होता है, एंड बहुत सारे मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा और आपको इसमें एक्सपर्ट बनाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि ये हम बनाते क्यों है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। देखो क्या होता है, एक नॉर्मल बिजनेस होता है, एक नॉर्मल जैसे कोई बिजनेस होता है, उसमें रोज हजारों ट्रांजैक्शन होती है। एक छोटे से छोटे बिजनेस में भी दिन की 10 ट्रांजैक्शन होती है। तो सोचो पूरे साल भर के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन होंगी, कम से कम 3-4 हजार ट्रांजैक्शन होगी। ये तो मैं छोटे बिजनेस की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्री की, इन्फोसिस की, तो भाई साहब उनके दिन के अंदर हजारों ट्रांजैक्शन होती है। तो पूरे साल में लाखों में ट्रांजैक्शन होंगी। तो भैया एक बात बताओ, अगर सपोज करो मैं हूं एक अकाउंटेंट, अब मैं एक कंपनी का अकाउंटेंट हूं और मुझे सारी एंट्रीज करनी है, तो एक नॉर्मल बिजनेस में 10-20 ट्रांजैक्शन तो नॉर्मल बात है। तो अगर मैं सबकी एंट्री करने लग जाऊंगा तो मुझे एक ही बुक मेंटेन करनी पड़ेगी। सपोज करो मैंने एक ही बुक मेंटेन की, जनरल प्रॉपर। क्या मेंटेन की? जनरल प्रॉपर। मतलब कैश की ट्रांजैक्शन भी जनरल प्रॉपर में, सेल्स की ट्रांजैक्शन भी जनरल प्रॉपर में, परचेज की ट्रांजैक्शन भी जनरल प्रॉपर में, सैलरी दी जनरल प्रॉपर में, रेंट दिया जनरल प्रॉपर में। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ये मैंने परचेज किया, सेल किया, परचेज किया, ये सब ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में। तो एक बात बताऊं, एक बड़ी जो कंपनी होती है रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, वहां पे दिन में हजारों लाखों ट्रांजैक्शन होती हैं। तो अगर मैं सब ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करने ले गया तो भैया ये छोटी सी कॉपी में नहीं आएगा, मेरी जनरल प्रॉपर बुक इतनी मोटी हो जाएगी, बिकॉज दिन की 1000 ट्रांजैक्शन, साल की लाख ट्रांजैक्शन। तो यहां पे क्या हुआ, एक हमने रूल निकाल दिया। क्या निकाला? एक काम करो कि ये एक अलग बुक बना दो। नॉर्मली एक कंपनी के अंदर ज्यादा ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती है, पर ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश की होती है, तो वो कैश बुक में कर लो। वो मैं आपको बता चुका हूं कैश बुक कैसे बनती है। ओके, और क्या ट्रांजैक्शन होती है? बैंक की ट्रांजैक्शन, तो वो बैंक में कर लो। और क्या होती है? परचेज। एक नॉर्मल जो दुकान होता है या नॉर्मल फैक्ट्री होती है, ज्यादा ट्रांजैक्शन या तो वो परचेज करेगा या वो सेल्स करेगा। तो यहां पे क्या किया, एक बोला एक काम करो, जो परचेज की ट्रांजैक्शन है, जो भी परचेज की ट्रांजैक्शन है वो परचेज बुक में डाल दो, जो भी सेल्स की ट्रांजैक्शन है वो सेल्स बुक में बना दो। मतलब वो जनरल प्रॉपर में नहीं डालो। पहले क्या होता था, जो भी ट्रांजैक्शन हुई आपने क्या किया, जनरल प्रॉपर में किया, पर अब ऐसा नहीं है। अब उन्होंने कहा एक काम करो, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है, जैसी ट्रांजैक्शन होगी, मुझे एंट्री तो रिकॉर्ड करनी है, तो सबसे पहले जो एंट्री होगी, अगर वो परचेज की ट्रांजैक्शन है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करो। अगर वो ट्रांजैक्शन सेल्स की है तो सेल्स में रिकॉर्ड करो। अगर वो सेल्स रिटर्न की है तो सेल्स रिटर्न में करो। अगर वो परचेज रिटर्न की है तो परचेज रिटर्न बुक में करो। एक डेडिकेटेड बुक बना दिया। जैसे कि आप बैंक में जाते हो, कैशियर अलग होता है, चेक के लिए अलग होता है, जो अकाउंट खोलने के लिए एक अलग पर्सन होता है। बस अकाउंट पे मैंने ऐसे कर दिया कि भैया परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज बुक में जाएगी, सेल्स की ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में जाएगी, और जो अदर ट्रांजैक्शन है जहां ना परचेज आ रहा है ना सेल्स आ रहा है, वो जाएगी आपकी जनरल प्रॉपर के अंदर। अब काम देखो कितना आसान हो गया। ये सारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब हो गया कि भैया जो भी ट्रांजैक्शन होगी सबसे पहले यहां पे एंटर होगी। जैसी ट्रांजैक्शन होगी पहले यहां पे एंटर होगी, या तो जनरल प्रॉपर में, या परचेज, या सेल्स रिटर्न में। मतलब ये होगी, पहले हमारी एक ही बुक हुआ करती थी जनरल प्रॉपर, पर अब हमने जनरल प्रॉपर को और डिवाइड कर लिया। तो जनरल प्रॉपर एक अलग, कैश की ट्रांजैक्शन कैश में, बैंक की ट्रांजैक्शन कैश बुक में, परचेज फेल, और हमने अलग अलग हमने कर लिया। क्लियर है? और सिमिलरली बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल, ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा इसको। ठीक है ना? चलो, तो आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे ये एसपीएल बनता क्यों है, परचेज बुक कैसे बनती है। देखो, ये सपोज करो कि ये एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर ये ट्रांजैक्शन है।
जुलाई 1 को इतनी सारी ट्रांजेक्शन हुई है, 1 2 3 4 इतनी सारी ट्रांजेक्शन जुलाई 1 को हुई है। परचेज परचेज सेल सेल परचेज परचेज सेल परचेज, इतनी सारी ट्रांजेक्शन हुई है। अगर मैं सब कुछ की जर्नल एंट्री करूंगा, ये जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री, तो 1 2 4 5 पेज मेरे जर्नल एंट्री के भर गए ये एक दिन की ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहां पे क्या हमने रूल बनाया कि जो भी मेरी परचेज की ट्रांजेक्शन है, इतनी सारी ट्रांजेक्शन, तो वो परचेज सेल्स और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक में अलग अलग डेडिकेटेड बुक बनाएंगे। तो ये रहा मेरा परचेज बुक। परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता है? देखो परचेज बुक का फॉर्मेट यहाँ पे 10 कॉलम होते हैं, याद रखना 10 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 10 कॉलम। कैसे होगा कॉलम? कैसे होगा? डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, परचेज, इनपुट CGFT, इनपुट FGFT, इनपुट IGFT एंड द टोटल अमाउंट। आपको सब कराऊंगा, एक्सपर्ट बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और यहां पे हमारी परचेज की फिर ट्रांजेक्शन होगी। सर ये बनता कैसे है हम सब डिस्कस करेंगे, पर ये पहले मुझे आपको रूल बताना है। देखो परचेज बुक के अंदर ध्यान रखना, देखो ध्यान रखना, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। परचेज बुक जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जाएगी? पहली ट्रांजैक्शन ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाएगी। क्या जाएगी? क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाएगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है अगर मैंने किसी से कोई सामान खरीदा हो और उसको मैंने पैसा नहीं दिया हो तो वो कहां जाएगी? परचेज बुक में जाएगी। ध्यान रखना ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दो रूल बताने वाला हूं। एक है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, दूसरा सिर्फ मैं जो गुड्स परचेज करूंगा वो मेरी परचेज बुक में जाएगी। ये दो रूल आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, बड़ा सिंपल है। देखो एक नॉर्मल बिजनेस परचेज बहुत सारे करता है। अच्छा अगर वो परचेज कैश परचेज है, मैंने परचेज किया और पैसा पे कर दिया, मैंने परचेज किया पैसा पे कर दिया, सिर्फ यहां पे कैश इन्वॉल्व हो गया, तो वो कहां जाएगी? वो मेरी कैश बुक में जाएगी। जो मेरा कैश ट्रांजैक्शन है, जो मेरी कैश ट्रांजैक्शन है, अगर सपोज करो कि मैंने परचेज किया, अगर वो मेरा कैश परचेज है, कैश परचेज है, मैं आपको बता चुका हूं कैश बुक के अंदर नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, कैश बुक की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो कैश बुक में जाएगी। तो यहां पे ये कैश परचेज है ना, तो कैश परचेज कहां पे जाएगी? कैश बुक में। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वो कहां जाएगी? डायरेक्टली कैश बुक में जाएगी। तो ध्यान रखना कि जो भी मेरी कैश की ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में जाएगी। तो कैश परचेज कैश बुक में जाएगी, कैश बुक के अंदर जाएगी। ओके। दूसरा क्रेडिट परचेज, अगर मैंने क्रेडिट परचेज किया तो वो ट्रांजैक्शन कहां जाएगी? अगर मैंने क्रेडिट परचेज किया मतलब मैंने सामान खरीदा और उसका पेमेंट नहीं दिया तो वो कहां जाएगी? वो जाएगी मेरी परचेज बुक में। तो पहली ट्रांजैक्शन है कि आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो भी मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगी वो कहां जाएगी? मेरी परचेज बुक के अंदर जाएगी। याद रहेगा हमेशा। तो ऑल द क्रेडिट ट्रांजैक्शन विल गो टू द परचेज बुक। कैश की ट्रांजैक्शन परचेज बुक में कभी नहीं जाएगी, माइंड में फिट कर दो। कैश की ट्रांजैक्शन कैश बुक में, परचेज बुक का उसमें कोई रोल नहीं है। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आपने खरीदा और पैसे नहीं दिए तो वो परचेज बुक में जाएगी। क्लियर है? ओके, समझ में आया। दूसरा पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है गुड्स परचेज, गुड्स परचेज। अगर मैं कोई सामान खरीदता हूं और उसका मैंने पेमेंट नहीं दिया तो वो कहां जाएगा? क्रेडिट परचेज में जाएगा। अगर मैंने कोई गुड्स के अलावा कोई सामान खरीदा, मैंने AC खरीदा, मैं सपोज करो पेन बनाता हूं, मैं क्या बनाता हूं? पेन बनाता हूं। अब मैंने सपोज करो कि मैंने पेन बनाता हूं और मैंने पेन के लिए इंक खरीदी तो वो गुड्स है। पेन के लिए प्लास्टिक खरीदा, वो मेरा गुड्स है। अच्छा मैंने पेन बनाने के लिए एक मशीन खरीदी, एक फर्नीचर खरीदा, एक लैंड खरीदा, ये तो गुड्स नहीं है ना। गुड्स क्या होते हैं? जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं। तो यहां पे पेन में प्लास्टिक मेरा गुड्स है, वो खरीदूंगा क्रेडिट में, परचेज बुक में जाएगा। इंक खरीदूंगा परचेज बुक में। मैंने मशीन खरीदी तो वो मेरा गुड्स नहीं है, तो वो परचेज बुक में नहीं जाएगा। तो अगर मैं मशीन खरीदता हूं, लैंड खरीदता
हूँ, फर्नीचर खरीदता हूँ, जिस चीज में मैं डील ही नहीं करता हूँ, तो वो कहाँ जाएगा? वो परचेज बुक में नहीं जाएगा, वो तो या तो कैश बुक में जाएगा या जनरल प्रॉपर में जाएगा। पर एक बात तय है, परचेज बुक में नहीं जाएगा। तो परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा? एक तो क्रेडिट परचेज एंड ओनली गुड्स परचेज। अभी मैं क्लियर कर दूंगा। गुड्स खरीदूंगा तो परचेज बुक। गुड्स क्या होता है? जो मैं चीज बनाता हूं उसमें मैं डील करता हूं। पेन बनाता हूं तो पेन मेरा गुड्स है, प्लास्टिक मेरा गुड है। अगर मैं फर्नीचर बनाता हूं तो फर्नीचर मेरा गुड्स है। लकड़ी खरीदी वो मेरा गुड्स है। उसके लिए मैंने गम फेविकॉल खरीदा तो वो भी मेरा गुड्स है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जो सामान बनाता हूं उससे रिलेटेड जो भी सामान होगा वो मेरा गुड्स है। उसके अलावा मशीन, लैंड, फर्नीचर, व्हीकल, ये एसी, ये सब क्या है? ये मेरा गुड्स नहीं है, ये मेरे परचेज बुक में नहीं जाएगा। परचेज बुक में ओनली गुड्स परचेज जाएगा और वो भी क्रेडिट परचेज जाएगा। क्लियर है? चलो, तो मैं आपको क्या बताता हूं परचेज बुक में। आपको मैंने दो चीजें बता दी, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड गुड परचेज। ये प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो अब एक बात ध्यान रखो, अगर मैंने गुड परचेज किया कैश में तो कैश बुक में जाएगा। अगर मैंने गुड परचेज किया क्रेडिट के अंदर तो वो परचेज बुक में जाएगा। ओके, कैसे मालूम चलेगा? एक बात थोड़ा सा मैं अभी आपको ये पूरा क्लियर कर दूंगा, पर पहले अपन को ये तो मालूम करें। तो एक काम करते हैं कि ये कैश परचेज और क्रेडिट परचेज कैसे मालूम चलेगा। दो मैं आपको जनरल एंट्री में पूरा समझा चुका हूं, बट यहां पे मुझे वापस आपको ब्रीफली बताना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन में मालूम चलेगा कि कैश और क्रेडिट परचेज है। देखो, ये रहे रूल। पहला रूल है, अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कैश परचेज है तो बट ऑब्वियस ये तो कैश परचेज है। मैंने गुड परचेज किया राहुल से, तो भैया मैंने राहुल से गुड परचेज किया तो बट ऑब्वियस कैश में परचेज करने लिखा हुआ है तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा आपका कैश बुक में। इसको परचेज बुक में मत डालना, परचेज बुक में नहीं आएगा। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज आएगा। ये तो कैश परचेज किया है तो कैश बुक में जाएगा। दूसरा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैंने खरीदा है क्रेडिट में, गुड्स खरीदा है क्रेडिट में, ओके, ये मेरी ट्रांजैक्शन है, एक तो गुड्स है और एक क्रेडिट है, तो ये कहां जाएगा? आपका परचेज बुक के अंदर जाएगा। क्लियर है? जो मैंने क्रेडिट में पैसे नहीं दिए ना, तो ये कहां जाएगा? परचेज बुक के अंदर जाएगा। तीसरा, क्वेश्चन में नहीं लिखा कैश और क्रेडिट, बस लिखा ही नहीं है, लिखा हुआ है परचेज गुड फॉर 2000, लिखा ही नहीं है भैया कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है। क्या करूंगा? तो यहां पे मैं एज्यूम करूंगा ये कैश परचेज है, बिकॉज यहां पे पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, तो ये मेरा कहां जाएगा? ये मेरा कैश बुक के अंदर जाएगा। ये मेरा कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बता रखा कि ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है, तो मैं क्या एज्यूम करूंगा कि ये भाई साहब ये मेरा कैश परचेज है, क्योंकि क्वेश्चन में पार्टी का नाम नहीं लिखा कि मैंने राहुल से लिया, मैंने अनिल से लिया, कहीं नहीं लिखा हुआ, तो मैं यही एज्यूम करूंगा। क्लियर है? दूसरा, अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि मैंने राहुल से बाय किया है ₹8,000 का गुड्स, अगर मैंने राहुल से बाय किया है 8,000 का गुड, क्वेश्चन में नहीं लिखा कैश और क्रेडिट, कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा, पर पार्टी का नाम मेंशन है, राहुल लिखा हुआ है ना। हाँ, अगर लिखा हुआ है ना राहुल, इसका मतलब है कि भैया यहाँ पे कैश और क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, तो ये मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगी? मैं आपको बता चुका हूँ, परचेज बुक में जाएगी। जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ द गुड्स है वो परचेज बुक में। क्वेश्चन साइलेंट है, पार्टी का नाम लिखा हुआ है ना, राहुल, आकाश एक्सेट्रा, तो मतलब मैंने ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे होगा। हाँ, क्वेश्चन में लिखा हो कैश तो कैश ही होगा, पर क्वेश्चन साइलेंट हो तो यही होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो ये रहा इसका स्क्रीनशॉट, आप इसका ले सकते हो। बच्चे बोलते हैं थोड़ा साइड में हट जाया करो, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने दिया करो। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, हो गया। चलो, अब परचेज बुक का मैंने रूल आपको बता दिया। क्या हो गया? कैश परचेज आपका कैश बुक में जाएगा। ओके, एग्जांपल, कंपनी परचेज गुड ऑफ ₹5,000 इन कैश, कैश में खरीदा ना तो कैश बुक में जाएगा, अपना परचेज बुक में जाएगा। कंपनी परचेज गुड ऑफ ₹5,000 इन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदा ना, पैसे नहीं दिए, तो कहां जाएगा? वो परचेज बुक में जाएगा। क्लियर है? रिमेंबर, इफ यू परचेज एनी आइटम अदर देन गुड देन इट विल नॉट गो टू परचेज बुक। अगर मैं एसी, फर्नीचर, व्हीकल खरीदता हूं, भैया मैंने उसका पेमेंट नहीं दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, पर वो गुड्स नहीं है, तो वो परचेज बुक में कतई नहीं जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए, मैंने मशीन खरीदी रवि से 8,000 की, पैसे नहीं दिए,
कहाँ लिखा है, क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं यही अज्यूम करूंगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन साइलेंट है, तो भाई साहब ये है मेरा क्रेडिट परचेज। बट मैंने क्या खरीदा, मशीन खरीदी, मशीन तो मेरा गुड्स है ही नहीं, मशीन तो मेरा गुड्स नहीं है, तो इट विल नॉट गो टू परचेज बुक, ये परचेज बुक में कतई नहीं जाएगा। आप कितना भी बोल दो कि सर ये परचेज बुक में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये गुड्स नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता गुड परचेज तो परचेज बुक में जाता, पर यहाँ लिखा हुआ है मशीन परचेज, तो परचेज बुक में नहीं जाएगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी रिकॉर्डेड। कौन कौन से आइटम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे, एक तो कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं होगा, और एक अगर मैंने कोई एसेट खरीदा, व्हीकल, फर्नीचर, एसी, तो वो मेरा परचेज बुक में नहीं आएगा। क्लियर है? टेस्ट करें फटाफट। कंपनी परचेज 5000 गुड्स इन कैश में खरीदा, परचेज बुक में तो सवाल ही नहीं होता, परचेज बुक में तो आने का सवाल ही नहीं होता। कैश की ट्रांजैक्शन है तो कैश के अंदर जाएगा, क्या जाएगा, कैश के अंदर जाएगा। क्लियर है? दूसरा, परचेज 5000 गुड्स ऑन क्रेडिट में खरीदा तो कैश बुक में आने का सवाल नहीं है, गुड्स खरीदा क्रेडिट में तो परचेज बुक में ही आएगा, जनरल प्रॉपर में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने गुड्स खरीदा क्रेडिट में, परचेज बुक में। तीसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस पायल, क्वेश्चन साइलेंट है, पैसे दिए नहीं दिए, तो मैं यही एज्यूम करूंगा ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बिकॉज यहाँ पे पायल का नाम मेंशन है, तो मैंने इसको पैसे नहीं दिए तो वो मेरा परचेज बुक में जाएगा, बिकॉज मैंने गुड्स खरीदा है 5000 का, तो ये कहाँ जाएगा, परचेज बुक में। कैश बुक में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैश में परचेज नहीं किया, क्रेडिट में लिया हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैं एज्यूम करूंगा क्रेडिट परचेज, बिकॉज पार्टी का नाम दिया हुआ है। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रवि इन कैश, भाई साहब कैश में ना, तो कैश, आंख बंद करके कैश की ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगी। परचेज ऑफ दिस गुड्स, कुछ नहीं लिखा कैश और क्रेडिट, तो मैं यही एज्यूम करूंगा ये कैश परचेज है, बिकॉज यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, तो ये कैश परचेज। ध्यान रखना, जहां पार्टी का नाम मेंशन नहीं है वो कैश बुक में जाएगा। उसके बाद परचेज ₹5000 गुड 2000 पेड इमीडिएटली, मैंने 5000 का सामान खरीदा, 2000 का सामान का इमीडिएट पेमेंट कर दिया, तो 2000 का कैश बुक में जाएगा, बट ऑब्वियस होगी जो जिसका मैंने कैश पेमेंट किया वो कैश बुक में, और बाकी 3000 का कहां जाएगा, परचेज बुक में जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? मैंने 5 का सामान खरीदा, 2 का कैश में, तो कैश में 2000 जाएगा, बाकी 3 कहां जाएगा, परचेज बुक में। सिमिलरली कहां गया, परचेज ₹5000 मशीन इन कैश, मैंने कैश में खरीदी मशीन। ओके, तो भैया मैंने मशीन खरीदी ना कैश में, कैश बुक में, कैश की ट्रांजैक्शन आंख बंद करके कैश बुक में जाएगी, ये बात हमेशा रखना। परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, सर क्रेडिट परचेज है तो सर ये परचेज बुक में जाएगी ना, नहीं, क्यों, ये गुड्स है क्या, कहीं लिखा है गुड्स है, मशीन खरीदी, मशीन मेरा गुड्स नहीं। दो कंडीशन होती है कि एक तो क्रेडिट परचेज और एक गुड परचेज, मशीन मेरा गुड्स ही नहीं है, तो मशीन जब मेरा गुड्स ही नहीं है तो ये कहाँ जाएगा, जनरल प्रॉपर में जाएगा। ये कैश बुक में तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज मैंने कैश पेमेंट नहीं किया, बिकॉज क्रेडिट में है। परचेज बुक में भी नहीं आ सकता क्योंकि मैंने परचेज गुड्स नहीं किया, मैंने मशीन परचेज किया है, तो ये कहाँ जाएगा, जनरल प्रॉपर में जाएगा। क्लियर है? आपको कंफ्यूजन में आ गया, कैश परचेज कैश में जाएगा, क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स जनरल परचेज बुक में, और क्रेडिट परचेज ऑफ द अदर देन गुड्स मशीन फर्नीचर एक्सेट्रा वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। क्लियर है? ये रहा आपकी समरी। ओके, अब मैं आता हूं ये परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखो परचेज बुक कुछ ऐसा दिखता है, द परचेज बुक कैसा दिखता है, तो इसकी 10 हेडिंग है। कितनी हेडिंग है? 10 हेडिंग है। चलो देखते हैं। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल, परचेज, और ये जो जीएफटी लगता है, सीजीएफटी, एफजीएफटी, आईजीएफटी एंड टोटल। पर ये परचेज बुक समझने के पहले आपको थोड़ा ब्रीफली ये समझना पड़ेगा ये सीजीएफटी, एसजीएफटी एंड आईजीएफटी होता क्या है। तो देखो जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा टैक्स लगता है जीएफटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अगर मैं सेम स्टेट में सामान खरीदता हूं, सपोज करो अगर मान लो मेरा रेट है 12%, क्या रेट है, 12% अगर मेरा रेट है, जीएफटी गवर्नमेंट ने कहा अगर आप ये पेन बेचोगे या पेन खरीदोगे तो 12% आपका
जीएसटी लगेगा। अगर मैं सेम स्टेट में करता हूं, मतलब अगर मैं राजस्थान में हूं और राजस्थान में मैं चीज खरीदता हूं, मैं अगर जयपुर में रहता हूं, मैंने जोधपुर से लिया, जैसलमेर से लिया, उदयपुर से लिया, जयपुर से लिया, तो वहां पे मेरा जो टैक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, 12% ना, तो 12% को 2 में डिवाइड करूंगा, मेरा 6% हो जाएगा, मेरा 6% हो जाएगा सीजीएसटी और 6% हो जाएगा एसजीएसटी। मतलब अगर मेरा रेट 12% है तो मुझे 2 टैक्स देने हैं, एक देना पड़ेगा मुझे सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और एक देना पड़ेगा मुझे स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी 6%। तो 12 का 6 और 6 क्लियर है। अगर मैं सेम स्टेट में हूं, जयपुर टू उदयपुर, जयपुर टू उदयपुर, उदयपुर टू जयपुर या जोधपुर टू जयपुर, तो वो मेरा यहां पे होगा। क्लियर है। अगर मेरा अलग स्टेट हो गया, स्टेट ही अलग हो गया, मैंने अहमदाबाद जो कि गुजरात में है वो मैंने यहाँ पे जयपुर सामान लाया, मैंने अहमदाबाद सामान खरीदा, अलग अलग हो गया ना। गुजरात और राजस्थान अगर 2 गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई या 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए तो वहां पे उस केस में मेरा आईजीएसटी लगेगा 12%। रेट हमेशा सेम रहेगा। रेट ऐसे नहीं कि 12 का ये अपना कि यहाँ पे 12 हो जाएगा, नहीं, रेट सेम लगेगा। अगर सेम स्टेट में होगा तो टैक्स को 2 में डिवाइड करूंगा, 6 इसको आधा करूंगा, 6 ये। और अगर अलग स्टेट में होगा, जयपुर से मुंबई, मुंबई से जयपुर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, तो मैं आईजीएसटी लगाऊंगा 12%। रेट 12% ही लगेगा, या तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि तीनों टैक्स लगेंगे। क्लियर है। चलो समझ में आया। चलो तो परचेज बुक के पहले मुझे आपको बताना है परचेज बुक और परचेज अकाउंट में क्या होता है। परचेज बुक एक जर्नल का पार्ट है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। परचेज अकाउंट एक लेजर है। परचेज बुक में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होगा, जब हम थोड़ी देर में बताऊंगा। इट रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड, अकाउंट कैश और क्रेडिट परचेज दोनों रिकॉर्ड करेगा। अपन धीरे धीरे सब करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पर पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। ये रहा क्वेश्चन जो मैं आपको कराना चाहता हूं। तो क्या क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक एज्यूमिंग द रेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% लिखा हुआ है। अब आपको ये सारी ट्रांजेक्शन एंटर करनी है। सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अभी आप बोलोगे सर इससे सिंपल कुछ नहीं, ठीक है ना। पर ये 2 रूल ध्यान रखना, कैश परचेज नहीं जाएगा और गुड परचेज और क्रेडिट और मशीन परचेज या वो सब नहीं जाएगा, ओनली क्रेडिट परचेज और ओनली गुड परचेज। क्लियर है। चलो देखते हैं। जून 1 को मैंने गुड परचेज किया अमित बुक स्टोर से, फोर्ट में, मुंबई में। मैं कहाँ रहता हूँ, मुंबई। मेरी दुकान कहाँ पे है, मैं क्या बनाता हूँ, बुक्स बनाता हूँ। तो मेरा काम बुक्स बनाने का है। तो यहाँ मैं मुंबई में हूँ और मैंने मुंबई में सामान खरीदा ऑन क्रेडिट। लो भाई, मैं मुंबई का हूँ और मैंने सामान भी मुंबई से लिया और क्रेडिट में लिया। तो पहली बात तो मैंने गुड्स खरीदा, तो मेरी परचेज बुक की 2 कंडीशन मीट हो रही है। क्या, गुड्स, यस। दूसरा क्रेडिट परचेज है, मैंने क्रेडिट परचेज किया, यस। तो ये कहां जाएगा, परचेज बुक में जाएगा। तो अपन कैसे लिखेंगे, मैंने किससे सामान खरीदा, मैंने कौन से डेट में खरीदा, 1 जून को खरीदा। मैंने कौन से खरीदा, 1 जून 24 को। मैंने किससे सामान लिया, अमित बुक स्टोर, अमित बुक स्टोर से मैंने सामान लिया। ओके, क्या इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, हाँ सर इनवॉइस नंबर दिया हुआ है 782, तो 782 इनवॉइस नंबर के नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, मैंने कितना सामान लिया, मैंने 40 सीए की बुक्स ली, 200 की एक। तो यहां पे मैं लिखूंगा 40 सीए बुक एट 200 ईच, 200 ईच। मतलब एक बुक 200 रुपए की है, 40 बुक ली, तो 200 इंटू 40 कितने होते हैं सर, 8000 होते हैं। तो आप यहाँ डिटेल में क्या लिखोगे, 8000। अभी परचेज में नहीं जाओगे, डिटेल में क्या लिखोगे, 8000। 40 इंटू 200 कितने होते हैं, 8000। फिर मैंने 50 सीएस की बुक खरीदी। ओके, तो 50 सीएस की, मेरा काम ही बुक का है। और एक बुक कितने की है सर, एक बुक 150 की है। ओके, तो अगर एक बुक 150 की है तो 50 मेरे ख्याल से 7550 इंटू 150 7500 रुपीज होता है। क्लियर है, बात समझ में आई। ओके, उसके बाद वो बोल रखा है कि ट्रेड डिस्काउंट आपका लगेगा 10%। ओके, ट्रेड डिस्काउंट 10% लगेगा। मैं आपको बता चुका हूं, टोटल करो, टोटल हो जाएगा 15,500 रुपए।
भाई मैंने सामान खरीदा, सिंपल सा बात है, मैंने 40 बुक खरीदी 200 की, तो यहाँ पे 40 इंटू 200 होता है 8000, और मैंने 50 बुक खरीदी 150 की, तो 7500 प्लस 8000 15500। वो बोल रहा है उस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। कितना ट्रेड डिस्काउंट है सर? ट्रेड डिस्काउंट है आपका 10% है, तो यहाँ पे आप 10% लगा दोगे तो 1550 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा सर? इंटू 10% माइनस हो जाएगा तो 13950। कितना आ जाएगा? 13950। अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनो सुनो। आपने अमित बुक से सामान खरीदा, इनवॉइस नंबर 782 40 CA बुक, और ये आपका टोटल है। उस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट लग गया 10%, तो 15,500 का इंटू 90% 13950 हो गया। अब उस पर भैया GST भी लगाना है, GST लगाना है 6% और 6%। ध्यान रखना, मैं मुंबई में रहता हूं, ये भी मुंबई में है, तो GST मेरा लगेगा। कितना लगेगा? CGST एंड FGST लगेगा 6% लगेगा, क्योंकि सेम स्टेट में हूं। तो ऐड CGST एंड FGST 6%। सर कहाँ लिखा है क्वेश्चन में? ऊपर लिखा है ना भाई साहब, 6% और 6% लिखा हुआ है, और सेम स्टेट में होना, तो 13950 इंटू 6% फॉर 837 और 837। क्लियर है? ये आप टोटल करोगे 13950 इंटू 13950 इंटू 6%। ओके, तो 13950 इंटू 1.12 इक्वल टू 15624। 15624। क्लियर है? समझ में आया? चलो मैं वो चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है ना? ओके। अब आपको ये आपने कर लिया, आपको क्या करना है? आपने कितने की बुक ली? 8000, 7500 ये टोटल, माइनस आपने यहाँ पे क्या 10% पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर GST लगता है, और फिर उसके बाद ध्यान रखना GST हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद लगता है। तो आपने ये कर लिया, और प्लस 837 तो 15624 आपका हो गया। अब परचेज अकाउंट में हमेशा ध्यान रखना कभी भी GST नहीं आता, परचेज अकाउंट में 13950 जाएगा। क्लियर है? परचेज में 13950 जाएगा। इनपुट CGST में कितना जाएगा सर? 837 जाएगा। इनपुट SGST में 837 जाएगा। इनपुट IGST में कुछ नहीं जाएगा, और यहां पे टोटल अमाउंट जाएगा 15624। क्लियर है? बात समझ में आई? सामान खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, टैक्स लगाया 6% लगाया, टोटल इतना, तो परचेज में हमेशा ये अमाउंट जाएगा जिस पे कोई भी GST नहीं होता है, और CGST के अंदर, FGST के अंदर, और ये हो गया। तो ये आपका पहला वाला पार्ट हो गया। क्लियर है? चलो दूसरा, 5th जून को परचेज गुड्स फ्रॉम सिम्मी बुक स्टोर ऑन क्रेडिट। भैया मैंने गुड्स खरीदा, हाँ, और मैंने क्रेडिट पे खरीदा, हाँ, दोनों चीजें सर्टिफाइड हो रही है, तो परचेज बुक में आएगा। इनवॉइस नंबर 2547, तो यहाँ पे लिखूंगा 2547, और नाम क्या लिखूंगा? सिम्मी बुक स्टोर। क्या लिखूंगा? सिम्मी बुक स्टोर लिखूंगा। और मैंने कितने का सामान लिया? 25 CFA की बुक्स ली, और एक बुक कितने की है सर? एक बुक 40 की है। ओके, 25 ली है, तो 25 इंटू 40 मेरे ख्याल से 1000 रुपये का हो गया, तो 1000 रुपये हो गया। क्लियरली? उसके बाद मैंने 20 डजन नोटबुक लिए, 20 डजन नोटबुक, और एक 70 पर पीस है, 70 पर पीस है। ध्यान रखो भाई साहब, यही तो मुझे बता रहा हूं, 20 डजन। एक बात बताओ, 20 डजन मतलब एक डजन में तो 12 होते हैं। एक डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं ना। एक डजन मतलब 12, तो मैंने 20 डजन ली है, नोटबुक ली है, तो मतलब टोटल नोटबुक कितनी ली है? 20 इंटू 12 ली है, और एक नोटबुक कितने की है? 70 की है, तो यहाँ पे इंटू 70 करूंगा। बात समझ में आई? मैंने कितनी नोटबुक ली है? 20 इंटू 12 240। मैंने 240 नोटबुक ली है, और एक नोटबुक 70 की है। बच्चे गलती क्या करते हैं पता है? 20 इंटू 70 कर लेंगे। भैया 20 डजन लिखा हुआ है, और यहाँ पर पीस लिखा हुआ है, तो भैया 20 इंटू 12 करो,
और फिर इंटू 70 करो, 240 इंटू 70। क्लियर है, समझ में आया? तो 20 इंटू 12 इंटू 70 इज इक्वल टू 16800, और यही आपको यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ लिखना है 16800 20 डजन एट अ रेट ऑफ 70 पीस। ठीक है ना, आपको 16 हमें आ गया। 20 इंटू 12 इंटू 70, एक बार चेक कर लूँ, 20 इंटू 12 इंटू 70, ठीक है ना? हाँ, ओके ओके। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ये भी हो गया, 25 इंटू 40 भी हो गया। एक बार 25 इंटू 40 तो वही होगा ना, हाँ, बट ऑब्वियस वही होगा 1000। ठीक है ना? ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20% है ट्रेड डिस्काउंट, तो आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो, लेस ट्रेड डिस्काउंट, पहले आप इसका टोटल करो 17800। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20% है, कितना है? तो 17800 इंटू 20% इज इक्वल टू 3560। आप माइनस करो, माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा 14240, 14240, 16800 प्लस 1000 माइनस 3560 इज इक्वल टू 14240। और इसके बाद आप टैक्स लगाओगे। क्या मैं सेम स्टेट में हूँ क्या? हाँ भैया, मैं मुंबई में हूँ और ये जयपुर में है। मैं मुंबई में हूँ और वो मैंने जयपुर में सामान खरीदा, अलग अलग स्टेट हो गई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, तो मेरा लगेगा IGST लगेगा। कितना लगेगा? IGST 6% नहीं, 6 प्लस 6 12% मेरा IGST लगेगा। तो IGST लगा दो, कितना लगेगा? 14240 का इंटू 12% फॉर 1708.8। ठीक है ना? 14240 इंटू 12% 1708। उसको मैं राउंड ऑफ कर लूँ क्या? चलो मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 1709 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 14240 इंटू 1.12 इज इक्वल टू 15949। क्लियर है? और परचेज में हमेशा कौन सा अमाउंट जाएगा? 14240 जाएगा, ये वाला अमाउंट जाएगा। और जो IGST है 1709 वो यहाँ जाएगा, यहाँ पे लगेगा IGST 1709। क्लियर है? 12% लगेगा, प्लीज 6% मत लगा देना। तो 14240 का 12% होता है 1709, 1709 प्लस 14240 तो 15949, और यहाँ पे आ जाएगा 15949। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़े। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ, और एक दो ट्रांजेक्शन और होंगी मेरे ख्याल से। सब ट्रांजेक्शन तो बहुत सारी है, चलो देखते हैं ना यार, अभी अपन कहाँ भाग रहे हैं, अपन कहाँ भाग रहे हैं। ठीक है ना? चलो ओके, चलो उसके बाद क्या है? जून, परचेज गुड्स फ्रॉम विनय बुक स्टोर फॉर कैश। लो भाई, ये कैश की ट्रांजैक्शन है। मैंने आपको बता चुका हूं, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन परचेज बुक में नहीं जाएगी। जून 7 की ट्रांजैक्शन परचेज बुक में नहीं जाएगी। तो आप यहां पे एक नोट डाल दोगे, एंट्री ऑफ, अगर क्वेश्चन में सिर्फ परचेज बुक मांगा हुआ है, एंट्री ऑफ 7th जून विल गो टू कैश बुक। वो कैश बुक में जाएगी, वो परचेज बुक में नहीं जाएगी। ठीक है ना? पहला नोट, ये पहला नोट। सर ये परचेज बुक में क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन कभी भी परचेज बुक में नहीं जाती है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगी? ये ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक में जाएगी, कैश बुक में आप एंट्री करोगे। क्लियर है? सर एंट्री भी बता दो ना। अगर इसके अपन जनरल प्रॉपर में एंट्री करते तो अपन एंट्री क्या करते? अपन एंट्री करते परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट। अगर मैं जनरल प्रॉपर में एंट्री करता तो पर ये आपकी जाएगी नहीं। तो मैं आपको सिर्फ आपको एंट्री बता रहा हूं कि मैंने अपन एंट्री करेंगे नहीं, ये जनरल प्रॉपर में नहीं जाएगी, ये कहाँ जाएगी? कैश बुक में जाएगी। तो परचेज अकाउंट में डेबिट करूंगा। और सिर्फ मैं कहाँ पे रहता हूँ? मैं रहता हूँ मुंबई में, और मैंने कालबा देवी मुंबई से खरीदा, तो मेरा 2 टैक्स लगेगा, इनपुट CGST और मेरा इनपुट SGST लगेगा। डेबिट और 2 मैंने कितने का खरीदा? मैंने कितने का लिया? कैश में लिया। कोई यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, डिस्काउंट नहीं है। अगर मैं एंट्री करता तो मैं बात बता रहा हूँ, तो मैंने क्या खरीदा? 80 इंटू 20 1600 रुपये पे 6% लगा दो,
1600 इंटू 6%, 96 एंड 96 तो 160 इंटू 1.12 इज इक्वल टू 1792। क्लियर है, ये इसकी एंट्री यहाँ पे होती, पर ये एंट्री मैं कैश बुक में करूँगा। ओके, ये परचेज बुक में इसलिए नहीं गई बिकॉज कैश की है। तो ये वाली हो गई। जून 7 को परचेज गुड फ्रॉम ठाकुर बुक स्टोर, ठाकुर विलेज, ओके, मुंबई ऑन क्रेडिट। मैं ठाकुर विलेज में रहा हुआ हूँ, मुंबई, और बड़ा प्यारा एरिया है मुंबई का, ठाकुर विलेज मुंबई, मुंबई ऑन क्रेडिट, मैंने क्रेडिट पे खरीदा। तो परचेज बुक में आएगा क्या, दो कंडीशन, क्रेडिट परचेज, हाँ क्रेडिट परचेज, और मैंने गुड्स खरीदा, हाँ तो ये परचेज बुक में आएगा। क्या खरीदा, 70 डजन पीएमटी बुक्स। देखो ध्यान से पढ़ना, 70 डजन पीएमटी बुक्स, 300 पर डजन, यहाँ पे पर डजन, ऊपर पर पीस था, यहाँ पे पर डजन है, मतलब एक डजन की प्राइस कितनी है सर, एक डजन की प्राइस है 70 रुपी, तो 70 इंटू 300 रुपी, 70 इंटू 300 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पे 70 इंटू 300 डायरेक्टली 21,000 रुपये हो जाएगा। सर कैसे, अरे भैया क्वेश्चन देखो ना, 70 डजन, तो मैंने किससे खरीदा, ठाकुर बुक स्टोर से ना। तो यहाँ पे ठाकुर बुक स्टोर, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ पे है, यहाँ पे देता हूँ। ये कौन सी डेट को किया, एक मिनट, मैंने कौन सी डेट को किया, ये मैंने 5 जून और 10 जून, ठीक है ना, हाँ 5 जून, ये मेरी 5 जून और ये मेरी 10 जून। मैंने ठाकुर बुक स्टोर, ओके, एक दुकान है ठाकुर बुक स्टोर, ओके, वो मैंने उससे सामान खरीदा, इनवॉइस नंबर 245, ओके, और मैंने क्रेडिट में लिया 70 डजन पीएमटी बुक, तो 70 पीएमटी डजन एट अ रेट, क्या रेट है, 300 पर डजन, 300 पर डजन, इसका मतलब है 21,000 रुपये, 21,000 रुपये। प्लीज़ 70 इंटू 300 हो जाएगा डायरेक्टली, 300 इंटू 70 हो जाएगा डायरेक्टली हो जाएगा। दूसरा 50 सेट ऑफ नर्सरी बुक्स, 70 पर सेट, तो 50 इंटू 70 हो जाएगा, हाँ तो 50 सेट एट अ रेट ऑफ 70 पर सेट, ठीक है ना। तो 50 इंटू कितना हो जाएगा, 50 इंटू 70, 50 इंटू 70 हो जाएगा 3,500। मैंने नर्सरी की बुक खरीदी तो 3,500 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा 24,500, ठीक है ना, समझ में आया। 21,000 ये और 3,500 पर कैसे, 70 पर सेट, 50 सेट, तो 70 इंटू 50 कितना होता है, 70 इंटू 50 होता है सर 3,500 रुपये। तो मैं 3,500 रुपये का मैंने खरीदा। क्लियर है। वो बोलता है ट्रेड डिस्काउंट आपको देना है 25%, कितना देना है, 25% देना है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 25% दूंगा, तो 24,500 इंटू 25%, 6125। अगर आपको नहीं दिखा तो मैं ऊपर कर लेता हूँ, 6125, ये मैं माइनस करूँगा, ये मैं माइनस कर रहा हूँ, 24500 इंटू 25%, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 18375। आपका परचेज अकाउंट में जाएगा 24500। सो सॉरी, अभी तो मुझे टैक्स लगाना है, क्लियर है। चलो ऐड, मुझे कौन सा टैक्स लगेगा, मेरा लगेगा CGST एंड FGST लगेगा। सर क्यों, अरे भैया मैं रहता हूँ मुंबई में और ये मुंबई में है और ये भी तो मुंबई में है, तो ये मेरा क्या लगेगा, मेरा टैक्स लगेगा कौन सा, CGST और FGST लगेगा, दो टैक्स लगेंगे 6% के हिसाब से। तो कितना लग जाएगा, ये लग जाएगा 70 और 20 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा, एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ, 18375 इंटू 6%, 1102.5, 1102.5, क्लियर है, ओके। 11 तो 18375 इंटू 1.12 इज इक्वल टू 20580, क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 18375 परचेज में आ जाएगा 1102.5, 1102.5, और यहाँ पे IGST में कुछ नहीं आएगा, और टोटल में कितना आएगा 20580, क्लियर है। दिस 18375 इंटू 6%, ओके, तो यहाँ पे 110 दिस प्लस इंटू 2 प्लस 18375, तो 20580, क्लियर है, समझ में आया। चलो ये भी हो गया। फिर तो क्वेश्चन बड़ा हो गया, अगर बड़ा क्वेश्चन में तो फ़ायदा है। चलो जून नंबर 18,
क्या लिखा हुआ, परचेज गुड फ्रॉम खंडेलवा बुक स्टोर MG मार्ग मुंबई ऑन कैश। भैया कैश में है तो कैश की ट्रांजेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, इट विल नेवर एवर कम टू द परचेज बुक। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है जून 18 की, तो यहाँ पे लिखोगे एंट्री ऑफ 18 जून विल गो टू कैश बुक। ये मेरा परचेज बुक में नहीं जाएगा बिकॉज मैंने कैश में परचेज किया है। क्लियर है। एक और, परचेज गुड्स फ्रॉम रमन बुक स्टोर फोर्ट मुंबई ऑन क्रेडिट। मैंने एक गुड परचेज किया रमन बुक स्टोर से। क्या मैंने गुड परचेज किया? हाँ। क्या मैंने क्रेडिट परचेज किया? हाँ। तो ये मेरा कहाँ पे जाएगा? ये मेरा परचेज बुक में जाएगा। 50 CF बुक और 100 CF बुक, और मेरा फ्रेट चार्जेस भी लगा हुआ है। देखो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। देखो फ्रेट चार्जेस मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगा। ओके, तो यहाँ पे 50 CF बुक्स मैंने खरीदी है ना, तो यहाँ पे जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, आपको ऐसे तो समझ में आ ही रहा है कि वो कि कहाँ पे क्या हेडिंग है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको मालूम ही है कि कौन सा है, ठीक है ना। चलो क्या लिखा हुआ है, मैंने कब खरीदा? 20 जून को। तो 20 जून को मैंने किससे लिया? सर मैंने लिया रमन बुक स्टोर से लिया। रमन बुक स्टोर से लिया। कितने का सामान लिया? सर मैंने सामान लिया 50, ये इनवॉइस नंबर 459 मैंने 50 CA की बुक्स ली। 50 CA बुक, और क्या रेट पे ली मैंने? सर 200 की ली है। 200 की लिए मतलब 10,000 के मैंने लिए। और मैंने 100 CF बुक ली है। 100 CF बुक ली है। और एक बुक कितने की है? सर 150 की है, तो 15,000 रुपये, ठीक है ना। 10,000 और 15,000, 50 × 200 कितने होते हैं आपके? 10,000 होते हैं, और 100 हो गया आपका 15,000 रुपये। ओके, तो टोटल कितना हो गया? 25,000 रुपये। उसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या? नहीं सर, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। हर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ था, इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे हम। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे फ्रेट पेबल चार्जेस के, और इसमें ये अलग से दिखाएंगे हम, ये माइनस कभी भी नहीं करेंगे। क्लियर है। चलो, तो कितना है आपको? लेफ्ट ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, सॉरी लेफ्ट तो ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, तो अपन डायरेक्टली क्या करेंगे? अपन डायरेक्टली क्या करेंगे? हम टैक्स लगा देंगे। ये मुंबई में है और ये भी मुंबई में है, तो मेरा 2 टैक्स लगेगा, CGST एंड SGST 6%। 25,000 का 6% कितना होता है? फिर 25,000 का 6% होता है 1500 एंड 1500, टोटल हो गया आपका 28,000। तो 25,000 तो आपका यहाँ जाएगा, और 1500 आपका यहाँ जाएगा, 1500 यहाँ जाएगा, और यहाँ जाएगा आपका 28,000। क्लियर है? समझ में आया? हाँ। ओके, चलो ये हो गया, कंसेप्ट में आया। लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, ये भी हो गया जून 29। अच्छा सॉरी, फ्रेट चार्जेस। ध्यान रखना, फ्रेट चार्जेस कभी भी परचेज बुक में नहीं आएगा। फ्रेट चार्जेस हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे सिंस इट इज़ पेबल है। तो देखो फ्रेट चार्जेस कितना है? सो फ्रेट चार्जेस कब की बात है? ये बात है आपकी, बात है 20 जून की बात है। तो ये मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो मेरा फ्रेट चार्जेस डेबिट कितना रुपए है? सर 200 रुपये। कितना रुपए है? 200 रुपये है। कितना है? 200 रुपये। कहाँ गया? हाँ, 200 रुपये है। अच्छा, फ्रेट चार्जेस पे ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो उस पर 18% मेरा GST लगता है। कितना लगता है? 18% लगता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फ्रेट, मैं यहाँ पे मुंबई और मैं मुंबई हूँ, तो मेरा CGST SGST लगेगा। ओके, तो यहाँ पे लगेगा इनपुट। फ्रेट पे हमेशा इनपुट CGST। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यही एज्यूम करेंगे कि हमें कितना देना है? 18% फ्रेट पे देना है। तो 9% हो गया 18 रुपये। और मुझे पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है? सपोज करो कि मुझे पेमेंट करना है रमन बुक स्टोर को ही देना है, तो यहाँ पे टू रमन बुक स्टोर भी कर सकते हो। टू रमन बुक स्टोर, मुझे उसको देना है 236। ध्यान रखना, मैंने 9% ऑफ 200 लगाया है, 9% ऑफ द 18% लगाया है टोटल, क्योंकि
फ्रेट चार्जेस पे जो टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, वो 12% नहीं लगता, वो 18% लगता है। क्लियर है, समझ में आया? ओके, तो फ्रेट चार्जेस की एंट्री होगी वो कहाँ पे होगी? आपके जनरल प्रॉपर के अंदर होगी। ये है मेरा जनरल प्रॉपर। अभी तक मैंने पे नहीं किया तो मेरा एंट्री यहाँ पे होगी। ओके, लास्ट एंट्री, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम सीतापुरा फैंसी गुड्स महावीर नगर मुंबई ऑन क्रेडिट। एक बात बताओ, मैंने से ब्रॉड फ्रॉम सीतापुर, मैंने क्या खरीदा? कर्टन खरीदा और कर्टन की रॉड खरीदी। एक बात बताओ, मेरा काम तो बुक्स बनाना है, तो भैया बुक्स बनाता हूं तो मैं यहाँ पे कर्टन की रॉड और कर्टन तो मेरा गुड्स है ही नहीं। अरे मैं बुक्स बेचता हूँ, सीए की बुक्स, पीएमटी की बुक, मैं तो बुक्स में डील करता हूँ, मेरा धंधा बुक्स में है। तो कर्टन की रॉड, कर्टन तो गुड्स है ही नहीं, तो जो गुड्स नहीं होता वो परचेज बुक में कतई नहीं जाएगा। क्रेडिट परचेज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल नॉट गो टू द परचेज बुक। तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपका जनरल प्रॉपर में, बिकॉज कैश बुक में भी नहीं जा सकता, बिकॉज कैश परचेज नहीं है। तो इट विल गो टू द जनरल प्रॉपर। तो यहाँ जाएगा, मैंने परचेज नहीं किया, मैंने क्या खरीदा? मैंने मैंने खरीदा कर्टन रॉड खरीदा। कितने का खरीदा मैंने? कर्टन लिया मैंने 200 का। कितने का लिया? कर्टन डेबिट करूंगा, कितने का लिया? एक कर्टन कितने का लिया? 200 का लिया। 200 × 10 कितने होते हैं? 2000 रुपये। 2000 रुपये का कर्टन लिया और मैंने कर्टन की रॉड ली। आपको इन दोनों का आप एक अकाउंट बना सकते हो, आप फर्नीचर अकाउंट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 मैंने कितने कर्टन की रॉड ली है? 5 कर्टन की रॉड, एक रॉड 150 की है, तो 750 रुपये। कोई उस पर ट्रेड डिस्काउंट है क्या? नहीं सर, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। और अब उस पर अपन टैक्स लगा देंगे, उस पर अपन CGST लगा देंगे। क्या लगा देंगे? CGST लगा देंगे। क्या CGST लगाएंगे? हम लगाएंगे इनपुट। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं रहता हूँ मुंबई में रहता हूँ और मैंने मुंबई से खरीदी है, तो बट ऑब्वियस मेरा टैक्स लगेगा। इनपुट CGST और इनपुट FGST 6% और 6%। और कर्टन रॉड कितने के लिए? मैंने 750 के लिए ना, तो 2570 पे मेरा कितने की है? 2000 + 750 × 6% 165, तो 2000 रुपये + 750 × 1.12 = 3080। मुझे उसको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है भाई? मुझे पेमेंट करना है सीतापुर फैंसी स्टोर को, तो टू सीतापुर फैंसी स्टोर को मुझे पेमेंट करना है 3080। बात समझ में आई? टोटल मैंने कर्टन खरीदा 2000 का, मैंने कर्टन रॉड 750 का, इन दोनों पे मेरा 6% CGST लग जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉपर में जाएगा। क्यों जाएगा जनरल प्रॉपर में? बिकॉज सिंपल सा रीज़न है कि जो भी चीज़ मैं खरीदता हूँ, जो अगर मेरा गुड्स नहीं है, ये मेरा गुड्स नहीं है, तो इट विल ऑलवेज गो टू द जनरल प्रॉपर, बिकॉज ये क्रेडिट परचेज है। टैक्स तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको ये आपकी सारी ट्रांजेक्शन हो गई है। दिस आर ऑल द ट्रांजेक्शन जो आपकी हो गई है। क्लियर है? समझ में आया? तो आपने परचेज बुक की, आपने सारी ट्रांजेक्शन कर दी। आपने जो ट्रांजेक्शन, मेरी ये कैश की ट्रांजेक्शन और ये कैश की, तो इन दोनों की मैंने एंट्री यहाँ पे नहीं की और कैश बुक में होगी। और जनरल प्रॉपर में एक तो फ्रेट की ट्रांजेक्शन और एक क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड की ट्रांजेक्शन होगी। अब पूरे जब मेरा महीना खत्म हो जाएगा, तब मैं क्या करूंगा? इसका टोटल करूंगा, देश प्लस देश का टोटल करूंगा। मैं क्या करूंगा? टोटल करता हूं, तो टोटल कितना आ रहा है? देखो मैं आपको टोटल करके बता देता हूं, आपके लिए थोड़ा छोटा हो जाएगा अमाउंट। चलो देखता हूं कितना टोटल आ रहा है। टोटल 13950 + 14240 + 18375 + 25,000 रुपये, तो टोटल आ रहा है आपका 71565। ठीक है ना? 565 8371102.5 + 1500 रुपये = 3439.5। ये भी 34.5 होगा और ये होगा 1709। तो 71565 + 3439.5 + 3439.5 + 1709, तो टोटल हो जाएगा
80153। इसका टोटल करके देख लो एक बार, ठीक आ रहा है क्या? 1564 15949 प्लस 20580 प्लस 28,000, तो 80153 आ रहा है। क्लियर है? आप जब आपका महीना जब आपका ख़त्म हो जाता है, पूरा मंथ ख़त्म हो जाता है, तब आप एक और एंट्री करोगे, एक और एंट्री करोगे। आप वो एंट्री करोगे 30 जून को एंट्री करोगे, 30 जून को एंट्री करोगे। क्या करोगे? परचेज डेबिट। जब आप पूरा जब मंथ ख़त्म हो जाता है, तब आप एक कंबाइंड एंट्री करोगे। पूरे साल में आपने परचेज कितना किया? आपने पूरे साल में परचेज किया 71565। कितना किया? 71565। तो आपने परचेज कितना किया? आपने 71565। ये जनरल प्रॉपर में एंट्री होगी महीने के अंत में। पूरा मंथ आपने एंट्री कर ली, आपने परचेज बुक में एंट्री कर ली, सारी एंट्री कर ली। अब परचेज बुक का पूरे महीने का टोटल निकालो 71565। पूरे महीने का टैक्स कितना लग रहा है? इनपुट CGST, इनपुट IGST और इनपुट FGST। तो यहां पे हो जाएगा इनपुट CGST, इनपुट FGST और मेरा इनपुट IGST। ओके, कितना लगेगा? देखो इनपुट CGST कितना लग रहा है? 3439.5। तो यहाँ पे लगेगा 3439.5, 3439.5। और मुझे यहाँ पे कितना करना है? 1709, 1709, 1709। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? टोटल पूरे साल का एक साथ एंट्री करूंगा। पूरे महीने में मैंने पूरे महीने में मैंने इतना परचेज किया है, पूरे महीने मेरा इतना टैक्स, इतना टैक्स लगा। अच्छा, अब यहाँ पे टू क्या करूंगा? टू यहाँ पे पार्टी का नाम, कौन सी पार्टी है भैया? मेरी एक है अमित बुक स्टोर। तो यहाँ पे लिखूंगा टू अमित बुक स्टोर, क्योंकि मुझे उसको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है अमित बुक स्टोर को? सर अमित बुक स्टोर को मुझे पेमेंट करना है 15624। कितना करना है? 15624। टू और किसको मुझे पेमेंट करना है? पार्टी का नाम, एक पार्टी का नाम सिम्मी बुक स्टोर को मुझे पेमेंट करना है। टू सिम्मी बुक स्टोर को पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? तो सिम्मी बुक स्टोर को मुझे पेमेंट करना है 15949, ये मुझे उनको पेमेंट करना है। और टू एक और को मुझे पेमेंट करना है ना भाई साहब, दो को पेमेंट करना है। 20580 मुझे ठाकुर बुक स्टोर को पेमेंट करना है। तो यहाँ पे 20580 टू ठाकुर बुक स्टोर मुझे उनको पेमेंट करना है। और लास्ट में मुझे पेमेंट किसको करना है? मुझे पेमेंट करना है रमन बुक स्टोर को 28,000 रुपये, रमन बुक को 28,000 रुपये। टू रमन बुक स्टोर को मुझे पेमेंट करना है। क्लियर है? एक बार आप चेक कर लो। ओके, 71565 प्लस 3439.5 प्लस 3439.5 प्लस 1709 माइनस 15624 माइनस 15949 माइनस 28,000 रुपये। तो 20 आपका सेम आ रहा है। क्लियर है? तो जब आपका मंथ खत्म होगा, आपको एक एंट्री और करनी होगी। आपको जो टोटल, बिकॉज हर एंट्री जनरल प्रॉपर में तो आएगी। तो ये आपने जो परचेज बुक है, ये जितना भी इसका जो टोटल है, ये आप यहाँ पे परचेज अकाउंट में डालोगे। इनपुट का टोटल यहाँ, इसका टोटल यहाँ, और यहाँ पे पार्टी का नाम अमित बुक स्टोर को मुझे अल्टीमेटली कितना पे करना है? मैंने इतने का सामान लिया ना, ये परचेज, ये टैक्स, तो मुझे इतना पे करना है, इतना पे करना है। और यहाँ पे मेरा पार्टी का नाम और मेरा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। तो ध्यान रखना, परचेज बुक में मैंने कैश की एंट्री नहीं की है, मैंने गुड्स की एंट्री की है सिर्फ, और क्रेडिट की एंट्री की है। जो मेरा नॉन क्रेडिट परचेज, जो मेरा क्रेडिट परचेज ऑफ द मशीन है, जो मेरा सामान, जो मैंने और सामान खरीदा, तो वो मैंने यहाँ पे एंट्री की है। ये कौन सी डे को एंट्री है? ये एंट्री है मेरी जून 29 को, ये मेरी जून 29 को एंट्री है 29। तो फ्रेट की एंट्री, और फ्रेट पे 18% टैक्स लगता है, ध्यान रखना। और जो मेरी कैश ट्रांजेक्शन है वो मेरी कैश बुक के अंदर होगी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका, मेरा परचेज बुक कभी आपका खत्म हो गया। तो स्टूडेंट, हमने परचेज बुक कर दिया। अब हम करेंगे द सेल्स बुक। ये सेल्स बुक कैसे बनती है, पर उसके पहले मुझे आपको बताना है, मुझे बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने एक दो क्वेश्चन तो करा दिए, हमें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, उसके लिए बुक है द वेरी ब्रिलियंट बुक, द ओसवाल पब्लिशर की बुक है,
द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन पेपर। इसमें ना मैं आपको बताऊं, जो पूरे जितना भी 11th का जो कोर्स है ना, सबके नोट्स दे रखे हैं प्रॉपर वे के अंदर, ग्राफिकल वे के अंदर, जिससे आपको जल्दी से आपको रिमेंबर हो सके। प्लस इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी है और बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स इसने कवर भी किए हैं। प्लस इसमें एक एमसीक्यू सेक्शन भी है जहां पे आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो आपका एमसीक्यू सही है गलत है, और अगर जो सही है उसका वो आंसर ये क्यों है वो भी उसमें आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड जस्ट ये 11th के लिए भी आती है और 12th के लिए भी आती है। अगर आप 11th में हो या तो 11th की लो, 12th को 12th की बुक लो। द ब्रिलियंट बुक ये कहां मिलेगी आपको? ये अमेज़न पे मिल जाएगी, या फिर आप जा सकते हो उनकी वेबसाइट ओसवाल के अंदर, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे रखा है, आप वहां पे जा सकते हो और वो बुक आप परचेज कर सकते हो। मेरे मतलब फॉर मी दैट इज अ हाईली रिकमेंडेड बुक। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने उसको फॉलो किया था एंड दे स्कोर्ड अ ब्रिलियंट मार्क्स इन देयर एग्जाम। हाँ, आप क्या कर सकते हो, आप है ना यहाँ पे मेरा कोड लगा सकते हो। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, अरे किसको डिस्काउंट अच्छा नहीं लगता, तो आप अकाउंट फंडा लिखो और आपको 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। तो यस, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे जाइए और वहां पे बुक परचेज करिए। चलो अब हम शुरू करते हैं। द सेल्स बुक क्या होती है? देखो सेल्स बुक होता क्या है, सेल्स बुक वो बुक होती है जहां पे सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ द गुड्स की एंट्री होती है। आई रिपीट, क्रेडिट सेल ऑफ गुड। तो सेल्स बुक में एंट्री करने की दो कंडीशन मीट होनी चाहिए। पहली कंडीशन कौन सी होती है? इट हैज टू बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब मैं जब सामान बेचता हूं, या तो मैंने कैश में बेचा या मैंने क्रेडिट में बेचा। सपोज करो कि मैंने सामान बेचा, कैश में बेचा, भाई मैंने किसी को सामान बेचा और उसने मुझे पैसे दे दिए, तो वो क्या हो गई? मेरी कैश सेल हो गई। और जो कैश वाली सेल होती है वो मेरी कैश बुक के अंदर जाती है, ना कि मेरी सेल्स बुक में जाएगी। दूसरा होता है कि मैंने क्रेडिट सेल किया। क्या किया? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स किया। मतलब मैंने किसी को अपना सामान बेचा और अभी उससे तक पैसे नहीं आए, तो भैया वो क्रेडिट सेल हो गया। और जो क्रेडिट सेल होगा वो कहां जाएगी? इट विल ऑलवेज गो टू द सेल्स बुक। सेल्स बुक, तो सेल्स बुक में अगर आपको एंट्री करनी है तो दो कंडीशन मीट होनी चाहिए। पहला, इट हैज टू बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दूसरा, इट हैज टू बी ओनली गुड्स का सेल्स होना चाहिए। मतलब गुड्स का सेल्स का मतलब, देखो मैंने आपको बता दिया कि अगर कैश सेल होगी तो कैश बुक में जाएगा, अगर क्रेडिट सेल होगी तो वो आपकी जाएगी सेल्स बुक में जाएगी। बट अगर सपोज करो मैं बनाता हूं पेन बनाता हूं, पेन बनाने के लिए मैंने पेन किसी को बेचा, वो कहां जाएगा? सेल्स बुक में। क्रेडिट में बेचा, मतलब सामान अभी मैंने बेचा, पैसे नहीं आए, सेल्स बुक में। मैंने एक मशीन पड़ी थी, पुरानी मशीन पड़ी थी, मैंने वो भी बेच दी, कबाड़ी वाले को बेच दी, उससे मुझे 1000 रुपये आए, तो वो सेल्स बुक में जाएगा? नहीं जाएगा। सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ गुड्स की एंट्री होगी अगर मैं क्रेडिट में बेचता हूं। तो गुड्स, तो जो चीज में मैं डील कर रहा हूं, अगर मैं पेन में डील करता हूं, तो अगर सपोज करो मैंने पेन बेचा, पैसे नहीं आए, तो उसकी एंट्री सेल्स बुक में होगी। मैंने इंक सपोज करो बेची और पैसे नहीं आए, सेल्स बुक में एंट्री होगी। मैंने कोई लैपटॉप बेचा, उसके पैसे नहीं आए, सेल्स बुक में एंट्री नहीं होगी, बिकॉज वो गुड्स नहीं है। तो ओनली गुड्स की जो मैं बेचता हूं सेल्स बुक में एंट्री आएगी। तो यहां पे मैंने आपको बता भी चुका हूं कि भैया कि क्या कैसे मालूम चलेगा ये कैश पर कि ये कैश सेल्स है और क्रेडिट सेल्स है। तो ये आपके यहां पे दे रखे हैं। अगर क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा हो कि कैश में है, तो बट ऑब्वियस वो कैश बुक है। क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा हो, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो वो क्रेडिट है, गुड्स बेचा, तो वो कहां पे जाएगी? वो सेल्स बुक में जाएगी। मतलब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कैश है, तो बट ऑब्वियस कैश बुक में जाएगी। कैश की सारी एंट्री कैश बुक में जाएगी और क्रेडिट की सारी ट्रांजैक्शन जो भी सेल्स होगी वो सेल्स बुक में जाएगी। दूसरा, इफ यू सेल एनी आइटम अदर देन द गुड देन इट विल नॉट गो टू द सेल बुक। अगर सपोज करो मैंने किसी को मशीन बेची, मशीन तो मेरा काम है नहीं ना बेचना, मेरा काम क्या है? पेन बनाना। तो भैया मशीन बेचना और खरीदना मेरा काम नहीं है। तो अगर मैंने किसी को मशीन बेची, भले ही मैंने क्रेडिट में बेची, पर इसकी एंट्री सेल्स बुक में नहीं होगी, इसकी एंट्री होगी जनरल प्रॉपर के अंदर। कहां पे एंट्री होगी? जनरल प्रॉपर के अंदर एंट्री होगी। प्लीज ध्यान रखना, जब भी मैं किसी को सामान बेचता हूं जो मेरा गुड्स नहीं होता, उसकी एंट्री सेल्स बुक में कतई नहीं होगी, उसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी। कैश बुक में तो हो ही नहीं सकती। एक काम करते हैं, फटाफट रिपीट करते हैं। फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी रिकॉर्डेड: कैश सेल,
कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। और अगर मैंने किसी को एसेट बेचा तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। एक काम करते हैं, अपन टेस्ट करते हैं। मैंने सामान बेचा कैश में, अरे कैश में बेचा ना तो कैश 100% कैश बुक में, सोचना ही नहीं है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचा, सामान बेचा सेल्स बुक में, क्लियर है। चलो तीसरा, सोल्ड गुड्स फ्रॉम मिस पायल, मैंने सोल्ड गुड्स टू मिस पायल, मैंने किसको बेचा, मैंने पायल को बेचा। कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि ये मैंने उससे पैसे आए या नहीं आए। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं पार्टी का नाम दिया हुआ ना पायल, तो मतलब क्रेडिट फेल है, मतलब मैंने पायल को बेचा, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, एंट्री सेल्स बुक में होगी, कैश बुक में नहीं होगी, क्लियर है। ओके, चौथा सोल्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर रवि इन कैश, मैंने कैश में बेचा, अरे आंख बंद करके कैश की सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक में होगी, सेल्स बुक में कभी भी नहीं होगी, क्लियर है। सोल्ड ₹5,000 गोल्ड, बस ये लिखा हुआ है, अरे भाई मैंने सामान बेचा और कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गई, कैश है। अगर क्वेश्चन में पार्टी का नाम मेंशन है क्या, नहीं, कहीं लिखा हुआ है मैंने मिस्टर ए मिस्टर बी से खरीदा, नहीं, तो उसका मतलब है मैंने बेचा, किसी को भी बेचा हो, अगर पार्टी का नाम मेंशन नहीं तो वो कैश होगी और ये कैश बुक में एंट्री होगी। लास्ट, सोल्ड रुपीज मशीन इन कैश, मशीन मैंने बेची, कैश में बेची, कैश बुक में होगी, सवाल ही नहीं होता सेल्स बुक में हो जाए। मैंने मशीन बेची क्रेडिट के अंदर, भाई मैंने मशीन बेची है, गुड्स नहीं बेचा है, सिर्फ गुड्स बेचूंगा तो सेल्स बुक में होगी, मशीन बेचूंगा तो सेल्स बुक में नहीं होगी, तो ये कहां पे होगी, जनरल प्रॉपर के अंदर होगी। क्यों, क्योंकि कैश में तो मैंने बेची नहीं है, सेल्स बुक में आ नहीं सकती, तो कहां पे आएगी, जनरल प्रॉपर के अंदर आएगी, क्लियर है। ओके, मैंने 5,000 का सामान बेचा, मुझे 2,000 रुपए मिले, तो 2,000 रुपए कैश बुक में एंट्री होगी और सेल्स बुक में एंट्री 3,000 की होगी, सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, चलो तो ये रही आपकी समरी, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सेल्स बुक का फॉर्मेट क्या होता है, वही अपने 10 फॉर्मेट होते हैं, 10 उसके कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, सेल्स, आउटपुट CGFT, आउटपुट FGFT, आउटपुट IGFT एंड टोटल अमाउंट। सेम कॉलम है। एक काम करते हैं अपन, क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं होता है क्या। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ आरती कंप्यूटर, जो मुंबई में है, एज्यूमिंग द CGFT इज 6% एंड FGFT इज 6%। ओके, जुलाई 1 को मैं मुंबई में रहता हूं, तो मैंने बांद्रा में सामान बेचा, मुंबई में बांद्रा में सामान बेचा ऑन क्रेडिट, सेल्स बुक में एंट्री होगी या सेल्स बुक, दोनों कंडीशन मीट हो गई। एक तो क्रेडिट फेल है, दूसरा मैंने गुड्स को बेचा है, तो इसकी एंट्री होगी। तो जुलाई 1 को अपन एंट्री करेंगे, जुलाई 1 को 17, ये 10 हेडिंग आप लिख देना। 17 को मैंने मनीत स्टोर को बेचा, तो यहाँ पे लिखूंगा मनीत स्टोर। मैंने क्या सामान बेचा भाई साहब जी को, 400 DVD, 400 DVD, और एक DVD कितने की है, 10 रुपए की है, तो 4,000 रुपए की, क्लियर है। उसके बाद 5 हार्ड डिस्क बेची, 5 हार्ड डिस्क बेची, एक हार्ड डिस्क कितने की है, 3,000 की, तो इसका मतलब है 15,000 की, क्लियर है। उसके बाद 5 हार्ड डिस्क 15,000 की, 4,000 की, और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, तो यहाँ पे मेरा 19,000 रुपये आ गया, 15 + 4 लेस TD, कितना TD लगेगा, लिखा हुआ है 20%, तो 20% 3,800 में माइनस कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 19,000 रुपये माइनस इंटू 20% माइनस इजिकल टू 15,200 रुपये। उसके बाद मेरा यहाँ पे टैक्स लग जाएगा आउटपुट। मैं मुंबई में रहता हूँ और ये जो है ये मनीत स्टोर कहाँ का है, ये मुंबई का है, तो यहाँ पे आप मुंबई लिख दो। ये कहाँ का है, मुंबई का है, तो मुंबई, मैं मुंबई, वो भी मुंबई। मेरा टैक्स कौन सा लगेगा, CGFT FGFT, सेम स्टेट, 2 टैक्स, 6% CGFT FGFT, तो यहाँ पे आउटपुट CGFT, आउटपुट FGFT 6%, 15,200 का, तो 15,200 का 6%, 912 टोटल करेंगे, 15,200 इंटू 1.12 इजिकल टू 17024। सेल्स में डालूंगा 15,200 और आउटपुट CGFT में डालूंगा, आउटपुट FGFT में डालूंगा इतना, और IGFT में कुछ नहीं आएगा, 17024, क्लियर है। ओके, चलो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद लिखा हुआ है कहाँ गया, हाँ, सोल्ड गुड्स टू नवनीत कंप्यूटर इन ऑर्बिट मॉल मुंबई। मैं मुंबई में रहता हूँ, वो भी मुंबई में है, और मैंने क्रेडिट में बेचा, दोनों कंडीशन मीट हो गई, क्रेडिट में बेचा और मैंने सामान गुड्स बेचा, तो यहाँ पे एंट्री होगी। तो 246 नंबर 246 मैंने किसको बेचा, मैंने बेचा नवनीत कंप्यूटर को, तो यहाँ पे हो जाएगा नवनीत कंप्यूटर। कब की डेट है, फिर 5 जुलाई को है। अच्छा कितने का मैंने बेचा सर, मैंने 70 डजन, ओके 70 डजन, अरे भैया 70 डजन बेचा। तो बट ऑब्वियस है, एक है 300 पर पीस, तो भैया एक कितने का हुआ, एक 70 डजन, तो एक डजन में 12 होते हैं ना, 70 डजन लिखा हुआ है, 70 डजन, तो मतलब एक डजन में 12 होते हैं, तो 70 इंटू 12, और एक पीस 300 का है तो इंटू 300 करूँगा, क्या करूँगा, इंटू 300 करूँगा। तो 70 इंटू 12 इंटू 300 फॉर 2,52,000 रुपये, 2,52,000। रिमेंबर डजन मतलब 12 होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,52,000, 2,52,000, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लिखा हुआ है 20 रैम 500 की ईच, ओके 20 रैम एट अ रेट ऑफ 500, तो ये हो जाएगा आपका 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 2,62,000, ओके। नाउ लेफ्ट 10% रेट डिस्काउंट, लेस 10% TD, तो 262,000, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका दिस, तो हो जाएगा 235,800। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर लगा देंगे टैक्स लगा देंगे। बट ऑब्वियस मैं सेम स्टेट के अंदर हूँ, नवनीत कंप्यूटर भी मुंबई में है, मैं भी मुंबई में हूँ, मैं ये भी मुंबई में, ये भी मुंबई में है, तो मुंबई मतलब दो टैक्स लगेंगे, CGST SGST, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST 6%। तो यहाँ पे लगेगा 235,800 का 6%, 14,148 और 14,148, तो टोटल हो जाएगा 235,880 इंटू 1.12 इज इक्वल टू 264,096। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 235,800 14,148 14,148, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 264,090। क्लियर है, नहीं 96, ठीक है ना, ओके समझ में आया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, जुलाई 9 को सोल्ड गुड्स टू किरण इन्फोटेक वाया कैश मेमो। ओहो, कैश में बेचा, सेल्स बुक में एंट्री नहीं होगी, सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल की एंट्री होगी। यहाँ पे मैंने कैश में बेचा, तो आप यहाँ पे नोट डालोगे, यहाँ पे द एंट्री फॉर कौन सी डेट को हो गई, 9 जुलाई को, 9 जुलाई will be entered into कैश बुक, क्योंकि वो कैश बुक की एंट्री है, वो सेल्स बुक में एंट्री नहीं होगी। सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स की एंट्री आती है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की एंट्री आती है। क्लियर है। उसके बाद जुलाई 22 को आ जाओ, मैंने सामान बेचा विनय स्टोर को, सरिता विहार दिल्ली, मैं रहता हूँ मुंबई, वो दिल्ली, अलग अलग स्टेट हो गया तो IGST लगेगा। मैंने क्रेडिट में बेचा, सेल्स बुक में एंट्री होगी बिकॉज मैंने गुड्स बेचा। 8 ग्राफिक कार्ड 1000 ईच, ओके। तो 8 ग्राफिक कार्ड कहाँ गया, ये यहाँ लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको तो हेडिंग तो पता ही है ऊपर। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, कब की बात है भैया, 22 जुलाई की बात है, 22 जुलाई की बात है। मैंने किसको बेचा, विनय स्टोर को, मैंने विनय स्टोर को सामान बेचा। कितने का सामान बेचा, मैंने 8 ग्राफिक कार्ड, तो 8 ग्राफिक कार्ड एट अ रेट ऑफ, एक ग्राफिक का कितने का है, 1000 का, तो इसका मतलब है 8000 का मेरा ग्राफिक कार्ड हो गया। उस पर से ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया 10%, लेस TD 10%, 800 रुपये, 7200 रुपये। अभी आपके मन में आ रहा होगा सर फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस भी इंकर्ड किया। देखो जो भी फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस होगा वो मैं अलग से दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, वो मैं अलग से दिखाऊंगा। आई विल नेवर
एवर शो इन द फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस। मैं कभी भी यहाँ पे कभी नहीं दिखाऊंगा, क्या कहते हैं, मैं सेल्स बुक में कभी भी नहीं दिखाऊंगा। क्लियर है, समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने इंकर्ड कर लिया, इसका मतलब है मैंने कैश दे दिया, तो ये कैश बुक की एंट्री हो गई। क्या हो गई? मेरी कैश बुक की एंट्री हो गई। तो ये मेरी एंट्री कैश बुक में होगी। अगर आपको एंट्री करनी भी है तो यहाँ पे देखो, जो फ्रेट चार्जेस, फ्रेट जो आपके चार्जेस लगे, कितने लगे भैया? फ्रेट चार्जेस लगे, वो लगे आपके 2000 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएंगे 2000 रुपये। और सिंस आपका फ्रेट चार्जेस लगा तो आपने टैक्स भी दिया होगा, इनपुट इनपुट IGST, बिकॉज फ्रेट भी अलग लगा होगा, तो यहाँ पे अलग है तो IGST लगेगा। टू कैश आपने पे किया, ये होगी एंट्री कैश में। और फ्रेट में हमेशा 18% टैक्स लगता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो फ्रेट और पैकिंग चार्जेस पे मैं 18% होगा, तो ये मैं लिखूंगा फ्रेट आउटवर्ड चार्जेस और 18% हो जाएगा आपका 360 रुपये। तो 2360, 12% नहीं लगता फ्रेट के अंदर, आपको याद रखना है फ्रेट में 18% लगता है और कैश में। ये जो फ्रेट की जो एंट्री होगी वो मैं अलग एंट्री करूंगा, वो कभी भी मैं अपने सेल्स बुक में एंट्री कभी भी नहीं करूंगा, ठीक है ना? 22 जुलाई। ओके, चलो अभी इस पे जो 7200 पे भी तो मुझे टैक्स लगाना है। हाँ, तो मुझे टैक्स लगाना है, चलो टैक्स लगाओ। ऐड, सिंस मैं हूँ दिल्ली, मैं रहता हूँ मुंबई और ये है दिल्ली, मुंबई दिल्ली, IGST लगेगा। तो मेरा आउटपुट IGST लगेगा, कितना लगेगा? 12%। कितना लगेगा? 12% लगेगा। 6 + 6 तो 7200 का 12% आता है 864। कितना आता है? 864। तो 8064 आ जाएगा, यहाँ पे 7200 रुपये आ जाएगा। ओके, और IGST में आ जाएगा 864 रुपये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8064 आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको? तो जहाँ पे आपका टैक्स IGST में IGST अमाउंट आएगा, आपको दिख रहा है ये मेरा IGST है, तो ये आपको यहाँ दिख जाएगा। 1 मिनट, हाँ, IGST में IGST आ गया और CGST में CGST आ जाएगा। ओके, हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, उसके बाद एंट्री होगी। चलो ये हो गई। उसके बाद जुलाई 29 को एंट्री करनी है। क्या एंट्री करनी है? सोल्ड फर्नीचर, मैंने फर्नीचर बेचा। फर्नीचर मेरा गुड्स नहीं है। मैंने आपको कहा था सेल्स बुक में हमेशा जब मैं गुड्स बेचूंगा तो ही एंट्री आएगी, अगर मैंने गुड्स नहीं बेचा तो उसकी एंट्री नहीं आएगी। मैंने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर मेरा काम नहीं है बेचना, तो इसकी एंट्री सेल्स बुक में कतई नहीं होगी। ये मैंने क्रेडिट में बेचा, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन पर पार्टी का नाम मेंशन है, मिलन स्टोर, तो मैं ये एंट्री कहाँ करूँगा? मैंने फर्नीचर बेचा, तो ये एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, टू सेल्स हो जाएगी। मैं सॉरी टू सेल्स क्या, टू फर्नीचर हो जाएगी, क्योंकि ये एंट्री मेरी जनरल प्रॉपर में जाएगी। मैंने फर्नीचर कितने का बेचा? सर मैंने फर्नीचर बेचा 10 ओल्ड चेयर ऑफ 200 ईच, 2000 रुपये का, 2000 रुपये प्लस 2500 रुपये, 4000, 2000 रुपये प्लस 2500, 2000 प्लस 2500, 4500 रुपये। तो सर यहाँ पे हो जाएगी 4500 रुपये मेरा फर्नीचर लग गया। और मेरा उस पर आउटपुट, सपोज करो यहाँ पे मैं कहाँ पे हूँ, मैं रहता हूँ मुंबई और ये भी मेरा मुंबई में है, तो मेरा आउटपुट CGST लगेगा और मेरा आउटपुट FGST लगेगा 6%। तो 4500 का 6% हो जाता है 270 एंड 270। तो 4500 इंटू 1.12 इज इक्वल टू, तो 50 मैंने किसको बेचा? 5040, तो यहाँ पर हो जाएगा 5040 मैंने बेचा भाई साहब जी को, मैंने बेचा मिलन स्टोर को बेचा, तो यहाँ पे मिलन स्टोर को मैं डेबिट करूँगा। क्या करूँगा? मिलन स्टोर को मैं डेबिट करूँगा। सर इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में क्यों हुई? क्योंकि ये गुड्स नहीं है, ओनली गुड्स मैं बेचूंगा क्रेडिट के अंदर तो ही मेरी सेल बुक में आएगी, तो सेल बुक में इसकी एंट्री नहीं आएगी। क्लियर है? ये सब एंट्री हो गई। अब हमें क्या करना है? हमने सेल बुक में सारी एंट्री करनी, हमें क्या करना है? अब एंड में इसका टोटल करना है। क्या करना है? इसका टोटल करना है। देखते हैं कि इसका जो टोटल आता है वो क्या आता है। पर इसका टोटल अपन करके देख लेते हैं। देखो सेल्स का टोटल आ रहा है 15200 प्लस 23580 प्लस 7200 फॉर 258200, ठीक है ना। इसका आ रहा है 14148 प्लस 912, इसका आ रहा है
15060 15060 और यहाँ पे आ रहा है 864, कितना आ रहा है 864 और 258200 15060 प्लस 15060 प्लस 864 यहाँ पे आ रहा है 289184। एक बार चेक भी कर लो, टोटल 17024 पर 264096 प्लस 8064 आपका टोटल आ रहा है 289184, ठीक है ना। अब आपको लास्ट में, आपको जब लास्ट में एंट्री एक और करनी है, ये मिलन स्टोर की एंट्री कब हुई है, ये मैंने यहाँ पे डेट लिखना भूल गया 5040 की ना, तो ये मिलन स्टोर की जो है 2004 और ये जुलाई 29 को एंट्री हुई है, तो ये 29 को एंट्री हुई है 29 जुलाई को। और फिर जब मेरा मंथ ख़त्म होता है 31 को, मैं एंट्री करूँगा टू सेल्स और मेरा टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST और टू आउटपुट IGST। पूरे साल भर में, पूरे महीने भर में मैंने 258200 का मैंने सेल्स किया है, तो 258200 का मैंने सेल्स किया है। और दूसरा 15060 यहाँ पे आ जाएगा, तो 15060 और यहाँ पे मेरा जो CGST आएगा और IGST आएगा 864, तो 864। क्लियर है आपका? ओके, सॉरी, हाँ, यहाँ पे आ जाएगा 864। क्लियर है? और मैंने किस को सामान बेचा? मैंने सामान बेचा मनीत स्टोर को, नवनीत कंप्यूटर को। तो यहाँ पे लिखो मनीत स्टोर, यहाँ लिखोगे मनीत स्टोर, नवनीत कंप्यूटर और विजय स्टोर। यहाँ मैंने 3 लोगों को सामान बेचा है। तो नवनीत को कितने का सामान बेचा? नवनीत को सामान बेचा 17024, तो 17024 नवनीत, उसका मनीत का आ गया 264096, उसका आ गया 264096। और मैंने विजय को कितने का बेचा? मैंने विजय को बेचा विजय स्टोर को 8064, तो मुझे उससे पैसे लेने हैं, सॉरी 8064 मुझे पैसे लेने, कितने लेने हैं? 8064। क्लियर है? तो ये डेबिट होगा, डेबिट और डेबिट, मनी स्टोर डेबिट, नवनीत कंप्यूटर डेबिट, विजय स्टोर डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST एंड टू आउटपुट IGST। ये मेरे मंथ के एंड में इसका जो टोटल आ रहा है, वो सेल्स में जाएगा। ये क्रेडिट और इनसे पैसे लेने हैं, तो इनको मैं डेबिट करूंगा। क्लियर है? तो सेल्स बुक यहाँ पे मैंने आपको खत्म करा दी। अब मैं आपको कराऊंगा परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कैसे होगी। सो स्टूडेंट, मैंने आपको सेल्स बुक बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा ये परचेज रिटर्न बुक कैसे बनती है। चलो शुरू करते हैं। देखो, जब भी मैं कोई गुड्स खरीदता हूं, सपोज करो कि मैं पेन बनाता हूं, मैंने पेन बनाने के लिए इंक खरीदी, मुंबई से खरीदी। अब जब मैंने इंक मुंबई से खरीदी होगी तो ऑन क्रेडिट खरीदी। सपोज करो कि भाई मैंने इंक खरीदी, सपोज करो मैंने खरीदी राहुल से और अभी तक मैंने उसको पैसे नहीं दिए, ठीक है ना। इंक मेरे यहाँ पे आ गई, मैंने देखा यार तो इंक तो ना बहुत बेकार क्वालिटी की है और मैंने उसको इंक वापस कर दी। क्यों? क्योंकि बेकार क्वालिटी की इंक है तो मैंने उसको वापस कर दी। तो जब मैं कोई सामान खरीदता हूं और वो वापस करता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं? परचेज रिटर्न करता हूं। क्या करता हूं? परचेज रिटर्न। और जब मैं परचेज करता हूं तो इनपुट टैक्स लगता है, इनपुट CGST, FGST, IGST। तो जब मैं परचेज रिटर्न करूंगा तो इनपुट IGST, इनपुट CGST और इनपुट FGST भी रिवर्स होगा। तो जब भी मैं कोई सामान खरीदता हूं और उसको वापस करता हूं और बट ऑब्वियस अभी तक मुझे उससे पैसे नहीं आए। भाई मैंने राहुल से सामान खरीदा है, अब उसको मैंने सामान वापस दे दिया। तो भैया जब मैं सामान वापस देता तो उससे मैं पैसे वापस नहीं लूंगा, तो मैं उसको क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। मेरी बुक्स में मुझे राहुल से पैसे लेने हैं। भाई मैंने उसे
सामान खरीदा और अब मैंने उसको सामान वापस दे दिया। तो जब मैं कोई चीज़ वापस करता हूं तो बट ऑब्वियस मुझे उससे पैसे वापस लेने होते हैं, तो मैं इनवॉइस रेज नहीं करता, मैं क्या रेज करूंगा, डेबिट नोट। तो जब भी मैं परचेज रिटर्न करता हूं तो मैं क्या रेज करूंगा, डेबिट नोट, कि मैं अपनी बुक्स में राहुल को डेबिट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने उसको सामान दिया है वापस, तो मैं उससे पैसे लूंगा, तो आई विल डेबिट राहुल, तो मैं डेबिट नोट इशू करूंगा। तो परचेज जो बुक का फॉर्मेट क्या होता है, परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट, जिसको मैं रिटर्न आउटवर्ड भी बोलता हूं। आउटवर्ड क्यों? अरे रिटर्न तो है ही, रिटर्न तो हो रहा है, मेरा सामान जा रहा है, तो आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न, जब मेरा सेल्स, जब मैं सामान बेचता हूं और वो वापस आता है तो वो रिटर्न इनवर्ड होता है। क्लियर है? तो परचेज रिटर्न बुक में ध्यान रखना, मैं डेबिट नोट इशू करता हूं, क्योंकि जब मैं उसको सामान वापस दे रहा हूं तो मैं उससे पैसे लूंगा, तो आई विल डेबिट द पर्सन जिसको मैं सामान वापस दे रहा हूं, तो डेबिट नोट। तो सिमिलरली डेट, पर्टिकुलर, नेम ऑफ सप्लायर, जिसको डेबिट करूंगा, एलएफ, डिटेल एंड जिस, और ये इनपुट सीजीएफटी, एसजीएफटी, आईजीएफटी वो डेबिट होगा। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ मीनल ट्रेडर एज्यूमिंग सीजीएफटी एंड एफजीएफटी 6% है। ओके, ये आपको दे रखा है 1 फरवरी को। क्या दे रखा है? 1 फरवरी 2024 को रिटर्न गुड्स टू तृप्ति एंड सन पुणे फॉर, मैं हूं मुंबई में, पुणे सेम स्टेट के अंदर है, मुंबई भी महाराष्ट्र है, पुणे महाराष्ट्र में। ट्रेड डिस्काउंट 20%, डेबिट नोट 247, तो इसमें इसकी एंट्री होगी 1 फरवरी को होगी। ओके, मैंने किसको वापस दिया? तृप्ति एंड सन को। तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर तृप्ति एंड सन्स कितने की एंट्री होगी? सर मैंने वापस दिया तृप्ति एंड सन को रिटर्न गुड्स, मैंने रिटर्न किए, तो वो सेल्स रिटर्न नहीं है। जब मैं किसी को रिटर्न करता हूं टू तृप्ति एंड सन, तो उसका मतलब है वो परचेज रिटर्न है। तो कितने का रिटर्न किया? 50,000 का, तो 50,000 का। ओके, जिसमें से मेरा ट्रेड डिस्काउंट लगा हुआ था 20%, लिखा हुआ 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20% माइनस करूंगा 10,000, तो 40,000 रुपीज। क्लियर है? अच्छा, मेरा टैक्स क्या लगेगा? सिंस मैं भी मुंबई, ये भी पुणे सेम है, तो मेरा यहाँ पे डेबिट नंबर क्या है? 247। तो मेरा यहाँ पे जो इनपुट CGST और इनपुट SGFT, IGFT तब लगता है जब मैं अलग अलग स्टेट में करता हूं। क्या रेट है? सर 6% है, तो 6% ऑफ दिस इज इक्वल टू 2400 रुपये एंड 2400 रुपये, तो 44,800। तो परचेज रिटर्न में जाएगा 40,000, 2400 रुपये जाएगा इनपुट CGFT, और ये जाएगा इनपुट दिस, और यहाँ पे जाएगा 44,800। क्लियर है? बात समझ में आई? ओके। दूसरा क्या है? 5 फरवरी को मैंने रिटर्न किया गुड्स। ओके, वारंट मुंबई में हूँ, 30,000 गुड्स फॉर ऑफ लो क्वालिटी। ओके, लो क्वालिटी के गुड थे, वारंट लिमिटेड। नाम क्या है? वारंट लिमिटेड। ओके, कौन सी डेट को किया मैंने? 5 फरवरी को। ओके, 5 फरवरी को 30,000 का गुड्स था। ओके, डेबिट नोट नंबर है 248, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डेबिट नोट नंबर 248। 30,000 गुड्स है, कोई भी वो नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? ऐड इनपुट, जो भी मेरा इनपुट है CGFT एंड SGFT 6%, तो 1800 एंड 1800। ठीक है ना? 6% लगेगा ना, 6%, तो 1800 और 1800, तो यहाँ पे हो जाएगा 33,600। यहाँ पे आ जाएगा 30,000, 1800 एंड 33,600। क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई? चलो ये भी हो गया, ये भी परचेज रिटर्न हो गया। आगे देखते हैं, बड़ा सिंपल है। रिटर्न गुड टू घनश्याम दास फॉर 40,000, द गुड्स वर नॉट एज पर द सैंपल। IGFT लगा 12% एट द टाइम ऑफ द परचेज। मैंने घनश्याम दास को रिटर्न किया, कितने गुड्स किया? 20,000 का। 14 फरवरी को घनश्याम दास को रिटर्न किया। 249 है, 20,000 का। ओके, तो 20,000 का गुड्स है। ओके, और डेबिट नोट नंबर 249, मैंने उसको गुड्स वापस कर लिया। क्यों कॉल किया? बिकॉज वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था। IGFT लगा था, तो यहाँ पे IGFT, इनपुट IGFT कितना लगेगा? 12%। क्वेश्चन में लिखा है ना 12%। भाई या तो सेम स्टेट में होगा तो 6%, अदर स्टेट में होगा तो IGFT लगेगा 12%। 2400 रुपये, तो 22,400। 20,000 यहाँ पे, और यहाँ पे आपका
IGFT के अंदर 2400 रुपये और 22,400। क्लियर है, बात समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गई। ओके, फिर आगे फरवरी 16 को रिटर्न गुड्स टू चार्ली लिमिटेड अगेंस्ट कैश। लो भाई, मैंने कैश के अगेंस्ट रिकॉर्ड किया, मतलब मैंने गुड्स रिटर्न किया चार्ली, मैं हूँ मुंबई और उसने जयपुर में, पर मैंने कैश में किया तो परचेज रिटर्न बुक में आएगा ही नहीं। मैंने आपको क्या कहा था, क्लियर हमेशा ध्यान रखो, जो भी कैश की ट्रांजेक्शन होती है वो कैश बुक में ही जाती है, उसमें सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चार्ली को सामान वापस दिया और उसके अगेंस्ट मैं उसके अगेंस्ट पैसा ले आया कैश, तो इसकी एंट्री परचेज रिटर्न बुक में नहीं होगी। तो फरवरी 16 की जो एंट्री है, फरवरी 16 को जो एंट्री है, द एंट्री फॉर फरवरी 16 विल बी डन इन कैश बुक, वो कैश बुक में होगी बिकॉज वो कैश के अगेंस्ट होगा। ठीक है ना, चलो दूसरा, ठीक है ना। उसके बाद चॉइस को अलायंस क्लेम फ्रॉम हरी राम जयपुर ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस। हुआ क्या, हरी राम ने क्या किया, जो कि जयपुर में, मैं मुंबई में हूं तो IGFT लगा होगा। अच्छा, उसने क्या किया, गलती से मेरे इनवॉइस के अंदर 2000 रुपये ज़्यादा जोड़ दिए। तो इसका मतलब है जब मैंने परचेज किया होगा तो हरी राम ने क्या किया, गलती से इनवॉइस अमाउंट 2000 रुपये ज़्यादा जोड़ दिए, तो मैं उसको रिवर्स कर लूँगा। भाई आज कोई कस्टम, कोई अगर मैंने इंक खरीदी, इंक है सपोज करो 30,000 की और उसने बिल लगा दिया 32,000 का, तो मैंने परचेज में डेबिट कर लिया 32 से, तो अब मुझे मालूम अरे बिल में तो टोटलिंग मिस्टेक है, 2000 ज़्यादा चार्ज कर लिया, तो 2000 रुपये क्या करूंगा, मैं रिटर्न क्लेम करूंगा। इनडायरेक्टली मैं सो गुड वापस दे रहा हूँ 2000 का और उससे मैं पैसे लूंगा 2000 रुपये, तो उसकी मिस्टेक हुई ना, तो 2000 रुपये उससे ज़्यादा चार्ज किया तो मैं उससे रिकवर करूंगा, डेबिट नोट करूंगा फरवरी 24 को, तो 24 फरवरी को करूंगा, 24 फरवरी को वही करूंगा। 24 फरवरी को किससे करूंगा, कौन है भैया, हरी राम से करूंगा, हरी राम से, और 2000 का, बट ऑब्वियस मेरा IGFT लगेगा। फिर IGFT क्यों लगेगा, क्योंकि वो जयपुर में है और मैं मुंबई में हूँ, तो IGFT लगेगा 12% लगेगा। ओके, तो 12% क्यों, अरे भैया सिंपल सी बात है, 6 और 6 12%, 2400 रुपये हो जाएगा, 12% हो जाएगा, 12 × 2 2400, तो 2240, यहाँ पे आ जाएगा 2000, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2400, 240 रुपये। क्लियर है, समझ में आया? ओके, चलो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2240। ओके, ये भी हो गया। ओके, मतलब उसने, और डेबिट नोट नंबर क्या है, 250 नंबर, तो डेबिट नोट नंबर है, 1 मिनट, 250, ये आपका है 250 नंबर। ओके, मैं उसको डेबिट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसका टोटल करूँगा, तो 40 + दी 40 70, 70 + 90 90 और 90 + 2 92,000, 40 90, 2400 + 1800 फॉर 4200 और 2640, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, हो जाएगा 44,800 33,600 22,400 2240 फॉर 103040। एक बार चेक कर लो टोटल आपका सेम आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो, हाँ सेम आ रहा है। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, इसको एक आपको एंट्री लास्ट में करनी होती है जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर के अंदर आपको एक एंट्री करनी पड़ती है, परचेज रिटर्न, हमेशा ध्यान रखना, परचेज रिटर्न ये मैं करूँगा 28 फरवरी को एंट्री करूँगा, टू परचेज रिटर्न। मैंने परचेज रिटर्न कितने का किया, फिर टोटल मैंने परचेज रिटर्न किया 92,000 का, कितने का किया, 92,000 का। परचेज डेबिट होता है टू इनपुट CGFT, इनपुट CGFT कितना हो गया, 4200 और मेरा इनपुट IGFT कितना रिवर्स हुआ, 2640 और यहाँ पे मैं पार्टी का नाम लिखूंगा जिसको मैं डेबिट कर रहा हूँ, मैं डेबिट कर रहा हूँ तृप्ति एंड सन को डेबिट कर रहा हूँ, तो तृप्ति एंड सन
लिमिटेड डेबिट, ओके, सॉरी फंड्स लिमिटेड नहीं है, हाँ, डेबिट, ओके। और के फॉर डेबिट कर रहा हूँ मैं, और डेबिट कर रहा हूँ वारंट लिमिटेड और घनश्याम दास, ओके। तो वारंट लिमिटेड, घनश्याम दास और हरी राम, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ। कितने पे डेबिट कर रहा हूँ, अच्छा, तृप्ति को डेबिट कर रहा हूँ। एक बार मैं कहाँ गया हूँ, हाँ ये यारा, मैं तृप्ति को डेबिट कर रहा हूँ 44,800 से, 44,800, तो 44,800 यहाँ पे आ जाएगा 44,800, 3360, ओके। और ये 22,400 और 2240, 22,400 एंड 2240 मैंने डेबिट कर लिया, क्लियर है। और मैंने क्या किया, डेबिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उनसे पैसे लेने हैं। यहाँ पे तृप्ति, वॉरेन, घनश्याम, हरिराम एक्सेट्रा, मुझे उनसे पैसे लेने हैं। और 2 परचेज रिटर्न, 2 इनपुट CGFT, और ये मैं रिवर्स कर रहा हूं, ध्यान रखना ये रिवर्स होता है हमेशा, ओके, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, चलो ये हो गया। चलो तो अभी क्या कर लिया मैंने, आपको परचेज रिटर्न बुक बना दिया। ध्यान रखना परचेज रिटर्न में अपन लास्ट में एंट्री करेंगे। देखो हमारा ये जो हमारा अकाउंट क्लब क्लोज हो रहा है, ये सिंस ये आपका लीप ईयर है, तो ये जो लीप ईयर, एक मिनट कहाँ गया, ये जो लीप ईयर है, तो यहाँ पे 29/2 आ जाएगा। 29/2 को फरवरी के एंड में हम ये एंट्री जरूर करेंगे। परचेज रिटर्न क्रेडिट करेंगे और इनपुट को रिवर्स करेंगे और पार्टी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसका टोटल हमेशा सेम आएगा, क्लियर है। चलो ये खत्म हुआ, अब हम करेंगे द सेल्स रिटर्न बुक। सो स्टूडेंट, मैंने आपको परचेज रिटर्न बुक बना दिया। अब मैं आपको बताऊंगा ये सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनती है। चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जब भी मैं कोई सामान किसी को बेचता हूं तो मैं एंट्री क्या करता हूं, सपोज करो अगर मान लो मैंने सामान बेचा, मिस्टर अमित को बेचा, तो सपोज करो 1 लाख का सामान बेचा, तो भाई मैंने अमित को डेबिट किया होगा क्योंकि मुझे अमित से पैसे लेने, और 2 सेल्स किया होगा। और बट ऑब्वियस मैंने आउटपुट टैक्स भी लगाया होगा, आउटपुट GST। अगर सेम स्टेट में होगा तो CGFT FGFT, अलग स्टेट में होगा तो सिंपल सी बात है आउटपुट IGST लगाया होगा। अच्छा, मैंने अमित को सामान बेच दिया 1 लाख रुपए का। अमित ने सामान यूज़ किया, उसने देखा यार ये तो बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, उसने मुझे फ़ोन किया कि दीपक बहुत ही बेकार क्वालिटी का सामान तूने इस बार बेच दिया, मैं इसको वापस कर रहा हूँ। ओह, मतलब मैंने उसको सामान बेचा था, अब वो मुझे सामान वापस कर रहा है, तो ये क्या हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई। परचेज रिटर्न नहीं, सेल्स रिटर्न, कि मेरा बिका हुआ सामान वापस आ रहा है। सेल्स रिटर्न जिसको मैं रिटर्न इनवर्ड बोलता हूं, वापस आ रहा है मेरा सामान, तो रिटर्न इनवर्ड, क्लियर है। अच्छा, जब मुझे अमित सामान वापस देगा तो बट ऑब्वियस मैं अमित को पैसे नहीं दूंगा, वापस दूंगा ना यार। अरे यार कोई मुझे सामान वापस दे रहा है तो मैं उसको फ्यूचर में पैसे देना नहीं पड़ेंगे। अब सामान वापस दिया तो भाई आज आप अमेजोन से सामान खरीदते हो और अमेजोन को वापस करते हो, तो अमेजोन के लिए वो सेल्स रिटर्न, तो अमेजोन आपको पैसे वापस नहीं देगी। तो यहाँ पे वो मैं अपनी बुक्स में अमित को क्रेडिट करूंगा कि भाई मुझे अमित को 1 लाख रुपए देने हैं, समझ में आया। तो यहां पे मैं उसको क्रेडिट नोट इशू करूंगा, ना कि डेबिट नोट। तो जब सेल्स रिटर्न होती है तो मुझे भाई साहब जी को पैसे देने हैं, तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा, मेरी बुक्स में मेरी लायबिलिटी बन रही है, क्लियर है। तो चलो देखते हैं कि सेल्स रिटर्न बुक अपने कैसे बनता है। ये रहा फॉर्मेट, बट ऑब्वियस सेल्स रिटर्न बुक होता है जिसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलता हूं। पर्टिकुलर नेम ऑफ द कस्टमर जिसको मुझे क्रेडिट करना है, क्रेडिट नोट नंबर, LF डिटेल, सेल्स रिटर्न। और बट ऑब्वियस जब मैं सेल्स रिटर्न करता हूं तो मेरा आउटपुट CGFT, आउटपुट SGFT, वो सब भी रिवर्स होता है, क्लियर है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, होता है क्या अपन से देखते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल्स रिटर्न बुक ऑफ कुणाल फर्नीचर, जो कि अमृतसर में है। अच्छा, मैं अमृतसर में हूं, पंजाब में हूं, बल्ले बल्ले। एज्यूमिंग CGFT FGFT 2.5% है। फरवरी गुड रिटर्न बाय हरी ब्रदर, रिटर्न हुआ, बाय लिखा हुआ है, टू नहीं लिखा हुआ, तो दिस इज अ सेल्स रिटर्न। हरी ब्रदर ने रिटर्न किया, क्रेडिट नोट नंबर 72। तो हरी ब्रदर को यहां पे लिखो, कब की बात है, 1 फरवरी की बात है। तो यहां पे लिखूंगा हरी ब्रदर कितना भैया, हरी ब्रदर है आपका 1 चेयर 500 रुपए की, उसने मुझे वापस की, ओके। तो 1 चेयर, ठीक है ना, एट अ रेट ऑफ 500 रुपए, तो 500 रुपए, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके। और लेफ्ट रेट डिस्काउंट 20%, ओके, 20% हो जाएगा, ओके। तो 20, एक मिनट, ये हो जाएगा लेफ्ट रेट डिस्काउंट
20% जो हो जाएगा आपका 100 रुपये, तो हो जाएगा 400 रुपये। अब इसके अंदर मेरा आउटपुट लगेगा CGST और आउटपुट लगेगा SGST। सर क्यों? अरे भैया मेरी जो पिक्चर जो है, जो मेरा जो है जो दुकान है वो अमृतसर में है, ये भी अमृतसर में है, तो सेम टैक्स IGST CGST SGST लगेगा। कितना लगेगा? 2.5% लगेगा। 2.5% एंड 2.5%, 2.5 एंड 2.5, तो 400 का 2.5% होता है 10 रुपये। 10 रुपये तो 420 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा 410 रुपये यहाँ, 10 रुपये यहाँ और 420 यहाँ पे। क्लियर है? बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, ये तो हो गया 1 फरवरी की बात। चलो उसके बाद आ जाओ आप 5 फरवरी को आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? विनोद स्टोर अमृतसर रिटर्न डिफेक्टिव गुड वैल्यूड ₹10,000। उसने मुझे रिटर्न कर दिया डिफेक्टिव गुड, क्रेडिट नोट नंबर 73। पहले वाले का कितना क्रेडिट नोट नंबर था? 72 था, यहाँ पे 73 था। क्या नाम है भैया? विनोद स्टोर। ओके, तो विनोद स्टोर यहाँ पे लिखो, विनोद स्टोर। अच्छा, कौन सी डेट को है? 5 फरवरी को 10,000 का, 5 फरवरी को 10,000 का गुड्स है, 10,000 गुड्स है। लेस ट्रेड डिस्काउंट कुछ है क्या? फॉर ट्रेड डिस्काउंट तो आपका इसके अंदर नहीं है, तो आपका ये है, ये कहाँ है? अमृतसर, और ये भी अमृतसर, तो अमृतसर सेम स्टेट के अंदर, तो बट ऑब्वियस CGST SGST लगा होगा। तो यहाँ पे मैं आउटपुट CGST और SGST 2.5% और 2.5% हो जाएगा। फिर 2.5 में का फिर 250 रुपये होंगे। 10,000 का 10,000 का इंटू 2.5%, फिर 250 एंड 250, 10500, 10,000 यहाँ, 250 यहाँ, 250 यहाँ। क्लियर है? ओह सॉरी, और 10500, ठीक है ना। चलो 250 यहाँ पे। ओके, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फरवरी 14 को अलाउंस अलाउड टू सूर्या एंड कंपनी ड्यू टू मिस्टेक इन टोटलिंग। मैंने गलती से ज़्यादा बिल बना दिया। एक बात बताओ, मैंने अगर अमित को सामान बेचा था और मैंने ज़्यादा बिल बना दिया, तो बट ऑब्वियस मैंने उससे ज़्यादा पैसे ले लिए। अब मैंने ज़्यादा बिल बना दिया, मेरी गलती है, तो मैं उसको क्या करूँगा? क्रेडिट करूँगा, मैं उसको वैसे वापस दूंगा। तो ये भी मेरा सेल्स रिटर्न के कैटेगरी में आएगा। कितने का है? 2,000 रुपये का, 74। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 फरवरी। कौन सा है भैया? नाम क्या है भाई उसका? आपका सूर्या एंड कंपनी, सूर्या एंड कंपनी। ये भी पंजाब में है। कितने का है सर? 2,000 का क्रेडिट नोट 74। ओके, 74 है, और 2,000 का ये अलग है, और ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, 2,000 का, और उस पर लगेगा आउटपुट लगेगा। आउटपुट क्या लगेगा? मैं हूँ अमृतसर, ये भी पंजाब में है, तो भाई बट ऑब्वियस मेरा आउटपुट वही लगेगा। CGST एंड SGST 2.5% एंड 2.5%। तो 2.5% कितना होता है? मेरे ख्याल से 50 रुपये होगा। 2,000 का 2.5% 50 रुपये, 50 रुपये, 2100, 2000, 50 एंड 50 एंड 2100। क्लियर है? बात समझ में आई? हाँ, तो समझ में आई। उसके बाद आप आ जाओ, ये वाला हो गया फरवरी 20 को। स्पार्क स्टोर रिटर्न डिफेक्टिव गुड वैल्यूड ₹10,000 लेस 20%, क्रेडिट नोट नंबर 76। मैं हूँ अमृतसर, वो है दिल्ली, तो यहाँ पे IGST लगेगा। गुड्स रिटर्न किया है 10,000 का, 20% वो हो जाएगा, तो 20 फरवरी को। तो यहाँ पे आ जाओ आप, 20 फरवरी को आ जाओ, 20 फरवरी को आ जाओ। क्या नाम है भैया? स्पैश स्टोर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा स्पैश स्टोर 75। कितने रुपए का है भैया? 10,000 लेफ्ट 20%, तो 10,000 रुपये, लेफ्ट 20%, तो 8,000 रुपये, लेफ्ट ट्रेड डिस्काउंट होगा ना, ट्रेड डिस्काउंट। ओके, और फिर उसके ऊपर मैं दिल्ली में हूँ, ये दिल्ली में है, ये दिल्ली में है, मैं अमृतसर में हूँ, तो IGST लगा होगा। तो मैं आउटपुट IGST करूँगा। कितना? 5%, 2.5% नहीं, 2.5 प्लस 2.5%, 5% हो जाता है इसका 40 रुपये
रुपये, कितना सॉरी 400 रुपये हो जाता है। तो 8,400 रुपये, 8,000 पे 5% कितना होता है 8,400 रुपये। तो यहाँ पे 8,000 रुपये आ जाएगा, यहाँ पे 400 रुपये IGFT में आ जाएगा और 8,400 रुपये। क्लियर है, बात समझ में आई? हाँ, ये भी हो गया। उसके बाद हो गया February 25 किरण स्टोर। किरण स्टोर रिटर्न डिफेक्टिव गुड वैल्यूड अगेंस्ट द कैश। लो भाई, उसने मुझे सामान वापस दिया और मैंने उसको पैसे दे दिए। जहाँ पे कैश आ गया ना भाई साहब, वो कभी भी ना सेल्स बुक में आएगा, ना सेल्स रिटर्न बुक में आएगा, ना परचेज रिटर्न बुक, वो सिर्फ कैश बुक में आएगा। तो जो 25 फरवरी को जो एंट्री है, जो 25 फरवरी को जो एंट्री है ना, 25 फरवरी एंट्री विल बी डन इन कैश बुक। ओके, समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया। चलो ये भी हो गया। उसके बाद ये कैश में एंट्री होगी। अभी आपको क्या करना है, इसका टोटल निकालना है, इसका टोटल निकालना है। तो 400 प्लस 10,000 प्लस 2,000 12 लो 20,000। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। 10,000 प्लस 10,000 प्लस 400 अरे कितना है 20 और 20 अरे 10,000 2012 20,400 20,400 ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 310 रुपये 310 रुपये 400। तो 20,400 प्लस 310 रुपये प्लस 310 रुपये प्लस 400 तो 21420। एक बार चेक कर लो आपका टोटल सेम आ रहा है क्या? एक बार अगर मेरा टोटल सेम आ रहा है तो सेम आ रहा है। क्लियर है? चलो अब मुझे क्या करना है, जब मुझे जनरल प्रॉपर में मुझे एंट्री करनी होगी 29 फरवरी को एंट्री करूंगा। देखो, जब मैं सेल्स रिटर्न करता हूं तो सेल्स रिटर्न हमेशा मेरा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। और जो मेरा आउटपुट टैक्स लगा CGST, जो मेरा आउटपुट FGST लगा और जो मेरा आउटपुट IGST लगा, उसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, और टू क्या करूँगा, जो मेरे पार्टी का नाम है हरी ब्रदर विनोद एंड ये सर्वेश एंड स्पाश। हरी ब्रदर विनोद करो पहले तो, चलो हरी ब्रदर टू हरी ब्रदर, क्योंकि मुझे उनको पैसे देने हैं। हरी ब्रदर टू क्या है दूसरा क्या है, विनोद स्टोर। और तीसरा है सूर्या स्पैश स्टोर नहीं सूर्या एंड कंपनी एंड स्पैश स्टोर। एक मिनट, मैंने सूर्या एंड कंपनी तो किया ही नहीं। हाँ, सूर्या एंड कंपनी एंड स्पैश स्टोर। हाँ, टू सूर्या एंड कंपनी एंड टू स्पैश स्टोर। ओके, सेल्स रिटर्न कितने से होगा? सेल्स रिटर्न पर टोटल आ रहा है 20,400 310 और ये कितना आ रहा है 400 रुपये। और हरी बदर को कितने देने हैं मुझे? हरी बदर को देने हैं 420 और 10,400 420 10,500। ओके, और 2100 और 8,400 2100 और 8,400। क्लियर है? इसका टोटल हमेशा सेम आएगा। क्लियर है? मंथ के एंड में हमें ये एंट्री करनी बहुत जरूरी है, इसके बिना हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। तो वी हैव टू पास दिस एंट्री, सेल्स रिटर्न आउटपुट दिस एंड टू हरी बदर टू विनोद एक्सेट्रा। ये मुझे उनको पैसे देने हैं। क्लियर है? तो सेल्स रिटर्न में मैंने आपको एंट्री करके आपको बता दिया। क्लियर है? अब मैं आपको बताऊंगा जनरल प्रॉपर। सो स्टूडेंट, अभी तक मैं आपको बता दिया परचेज रिटर्न बुक कैसे बनती है, सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनती है, परचेज बुक और सेल्स बुक कैसे बनती है। अब मैं बताऊंगा आपको ये जनरल प्रॉपर क्या होता है, आखिर क्या हमें जरूरत पड़ गई हमें जनरल प्रॉपर बनाने की। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया आपके लिए। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सी एंट्री परचेज बुक में आएगी, कौन सी सेल्स बुक में आएगी और कौन सी जनरल प्रॉपर में आएगी। ठीक है ना? याद रहेगा आपको रूल्स याद है ना? परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज आता है ऑफ द गुड्स आता है, सेल बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ द गुड्स आता है। कैश की ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगी, जहां पे ना कैश इन्वॉल्व हो, ना जहां पे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं हो, तो वो जनरल प्रॉपर में आएगी। देखते हैं अपन से होता है क्या। मार्च 7 ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर बेचा
फर्नीचर तो मेरा गुड्स है ही नहीं, तो वो परचेज बुक और सेल्स बुक में आने का तो सवाल ही नहीं होता है। और क्रेडिट में बेचा, कैश नहीं मिला, तो इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर के अंदर होगी। ध्यान रखना, जनरल प्रॉपर में कभी भी कैश की एंट्री नहीं होगी, पहली। दूसरी, जो एंट्री परचेज बुक और सेल्स बुक में आती है वो एंट्री जनरल प्रॉपर में कभी नहीं होगी। तो जब मैंने कोई फर्नीचर बेचा तो गुड्स तो है नहीं, तो सेल्स बुक में एंट्री नहीं होगी, तो इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी, क्योंकि यहाँ पे कैश भी इन्वॉल्व नहीं है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? मैंने फर्नीचर बेचा, जैसे ही मैंने फर्नीचर बेचा मेरा एसेट जा रहा है, एसेट जा रहा है, तो यहां पे हो जाएगा टू फर्नीचर। टू फर्नीचर कितने का मैंने फर्नीचर बेचा? 20,000 का बेचा, 20,000 का फर्नीचर बेचा। ओके, और किसको बेचा? मनोहर को बेचा। तो यहां पे मैं मनोहर को डेबिट करता हूं, मनोहर को डेबिट करूंगा, क्योंकि मुझे उससे कितने रुपए लेने हैं भैया? मैं जब किसी को फर्नीचर बेच रहा हूं तो मैं उससे पैसे लूंगा ना, तो उसको मैं डेबिट करूंगा। कितने? 7 मार्च को। तो मैं यहां पे करूंगा 7 मार्च को 20,000 रुपए क्या करूंगा? डेबिट करूंगा, कि मुझे मनोहर से 20,000 रुपए लेने हैं और मुझे फर्नीचर मैंने दे दिया है। तो इसकी एंट्री कहां पे हो रही है? आपकी जनरल प्रॉपर में हो रही है। क्लियर है? चलो दूसरा, मैंने गुड्स सोल्ड किया कैश में, कैश में सामान बेचा, कैश वाली एंट्री जनरल प्रॉपर में कभी नहीं आएगी। जनरल प्रॉपर में हमेशा नॉन कैश एंट्री ही आती है और गुड्स की एंट्री नहीं आती है। तो भैया मैंने कैश में बेचा, तो इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में नहीं होगी। तो 8 मार्च वाली जो एंट्री है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एंट्री फॉर 8 मार्च की जो एंट्री है विल बी डन इन कैश बुक, वो कैश बुक में एंट्री होगी। क्लियर है? चलो दूसरा। ओके, दूसरा 8 मार्च को, 9 मार्च को मैंने सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है मतलब मुझे किसी को सैलरी पे करनी है, तो सैलरी है मेरा खर्चा, और खर्चा होता है हमेशा क्या होता है? खर्चा हमेशा डेबिट होता है। तो सैलरी है मेरा खर्चा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी मेरा खर्चा है। कितना खर्चा है? 10,000 रुपये मेरा खर्चा है। अच्छा एक बात बताओ, सैलरी है मेरा खर्चा, मुझे सैलरी भाई साहब किसी बंदे को पे करनी है, तो मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है। सैलरी तो मेरा खर्चा है पर मुझे किसी को पे करनी है ना, तो सैलरी किसी को जब पे करनी होती है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग इज माय लायबिलिटी। तो टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपये वो यहाँ पे एंट्री होगी। और ध्यान रखो कौन सी डेट को हुई है? सर ये हुई है आपकी, हुई है 9 मार्च को। कितनी हुई है? 9 मार्च को हुई है, 9 मार्च को। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 13 मार्च को गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जब मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, फायर से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो मैं एंट्री क्या करता हूं? तो मैं एंट्री करता हूं लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट करता हूं। मैंने आपको जनरल एंट्री में बता चुका हूं कि जब भी मेरा कोई गुड्स डिस्ट्रॉय होता है, आपको ये देखो यहाँ पे मैं आपको जनरल एंट्री नहीं सिखा रहा, यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ जनरल प्रॉपर में एंट्री कैसे होगी। जनरल एंट्री के लिए मैंने 8 घंटे का वीडियो बना रखा है, सब कुछ वहां पे डिस्कस कर रखा है, तो आप वहां पे वो देख सकते हो। ठीक है ना? तो जनरल प्रॉपर में क्या होगा? देखो, गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, जब भी मेरा गुड डिस्ट्रॉय होता है तो टू परचेज करता हूं, टू परचेज 5,000 रुपये, और मैं यहां करूंगा लॉस बाय फायर। सर परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब मैंने बनाया था तो मैंने परचेज डेबिट किया था, या मैंने खरीदा था परचेज डेबिट किया था। अब वो गुड्स मैं बेच तो रहा नहीं हूँ, मेरा गुड्स मेरी दुकान से जा रहा है, आग लग गई है, तो परचेज को रिवर्स कर रहा हूँ, परचेज को क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं परचेज को रिवर्स कर रहा हूँ 5,000 रुपये से। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये एंट्री में आपको सब जनरल, आपको 8 घंटे का जनरल एंट्री का 1 शॉट वीडियो है, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। 15 मार्च को बिल रिसीवेबल ऑफ 2,000 एंडोर्स टू मिस्टर श्याम। बिल रिसीवेबल, देखो बिल रिसीवेबल आपके कोर्स में नहीं है पर फिर भी आपको बता रहा हूं, बिल रिसीवेबल होता है इनडायरेक्टली मुझे जब किसी से पैसे लेने होते हैं, तो अगर रिटर्न रूप में किसी ने लिख के दिया कि मैं तेरे को इस दिन पैसे दूंगा, तो उसको मैं बोल रहा हूं बिल रिसीवेबल। मैंने किसी को वो एंडोर्स कर लिया, तो एक बात बताओ, सपोज करो अगर ये है बिल रिसीवेबल, ये मेरे पास है, मैंने किसी को बिल रिसीवेबल दे दिया। व्हाट इज बिल रिसीवेबल? बिल रिसीवेबल का मतलब होता है जब मुझे किसी से कुछ पैसे लेने होते हैं, तो मुझे सपोज करो 2,000 रुपये किसी से
रुपये लेने थे, अब वो मेरे पास लिखे हुए पड़े हुए। अब मैंने क्या किया, ये जो बिल रिसीवेबल है वो मैंने वापिस कर दिया मैंने किसको दे दिया, भाई साहब जी को, शाम को दे दिया। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल मैं एंडोर्स कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एंडोर्स कर रहा हूँ। तो जब मेरे यहाँ से बिल रिसीवेबल मेरे यहाँ से जा रहा है, मेरे यहाँ से बिल रिसीवेबल जा रहा है, तो यहाँ पे होगा टू बिल रिसीवेबल 2000 रुपये का मेरे यहाँ से जा रहा है। सर क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि वो एक तरह से मेरा एसेट है और मैं किसी और को दे रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मैं शाम को ये चीज़ क्यों दे रहा हूँ, मैं शाम को ये बिल रिसीवेबल जो मेरे 2000 रुपये मैं किसी और को क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है शाम के प्रति मेरी लाइबिलिटी होगी। अब मैं उसको बिल रिसीवेबल दे दिया तो मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, और जब मेरी लाइबिलिटी कम होती है, जब कम होती है तो वो हो जाता है डेबिट। तो मैं शाम को करूँगा डेबिट, मैं शाम को करूँगा डेबिट 2000 रुपये पे। बात समझ में आई। मैं किसी को बिल रिसीवेबल दे रहा हूँ तो मेरे यहाँ से एसेट जा रहा है, बिल रिसीवेबल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी होगी 2000 रुपये की, तभी तो मैं दे रहा हूँ। यार अगर आपसे कोई मांगता है 2000 रुपये, आपने कहा यार ये कैलकुलेटर रख दे, तो कैलकुलेटर आपके एफर्ट जा रहा है, टू बिल रिसीवेबल हो गया, ओके। आपकी लाइबिलिटी होगी तभी तो आप उसको पैसे दे रहे हो, तो आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो शाम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 15 मार्च को हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 15 मार्च को क्या हो जाएगी आपकी, 15 मार्च को, आपकी 15 मार्च को शाम को डेबिट करूंगा, शाम डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कोई खर्चा नहीं होता है, ध्यान रखना, ये एक तरह से मेरा डेटर का एक रूप होता है। क्लियर है। 18 मार्च ओनर विड्रॉ 5000 कैश एंड 3000 गुड फॉर पर्सनल यूज। देखो कैश की एंट्री तो मैं करूंगा ही नहीं, कैश की एंट्री मैं बिल्कुल नहीं करूंगा जनरल प्रॉपर में, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो कैश की एंट्री जो होगी, कौन सी एंट्री, 18 मार्च की जो एंट्री होगी, रुको 18 मार्च की जो एंट्री होगी, 18 मार्च एंट्री फॉर कितना उसने विड्रॉ किया, भाई साहब ने 5000 कैश, फॉर 5000 कैश विल बी डन इन कैश बुक। ओके अच्छा, कैश बुक, ओके चलो। उसके बाद ले गया है, उसके बाद है यहाँ पे 3000 गुड फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 3000 रुपये उसने विड्रॉ किए। देखो ओनर ने विड्रॉ किए 5000 कैश और 3000 रुपये का गुड्स विड्रॉ किया। दो चीज़ें ले गया मेरा मालिक, मैं हूँ दुकान, मैं हूँ फैक्ट्री, मैं हूँ बिजनेस, मेरा दो चीज़ें लेके गया मालिक। 5000 तो पैसे लेके चला गया तो वो तो कैश बुक में एंट्री होगी, और 3000 का गुड्स लेके गया। जब भी मालिक दुकान से कुछ सामान लेके जाता है तो मैं मालिक से पैसे लूँगा, तो मैं एंट्री क्या करूँगा, मैं एंट्री करूँगा ड्राइंग डेबिट, मैं मालिक से पैसे लूँगा। आई विल टेक अ मनी फ्रॉम माई मालिक, माई ओनर। तो भैया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है भैया, बिजनेस और दोनों अलग अलग एंटिटी है। तो तुम मेरा सामान ले गए हो तो मैं तुमसे पैसे लूँगा। कितने रुपए लूँगा, कितने रुपए का सामान ले गए हो, 3000 का सामान ले गए हो ना, तो 3000 रुपये मैं आपसे लूँगा, 3000 रुपये लूँगा। तो यहाँ पे 18 मार्च को आई विल टेक 3000 फ्रॉम दिस, सिंस मेरा सामान लेके गया है तो टू परचेज अकाउंट होता है। प्लीज परचेज अकाउंट होगा, ध्यान रखना, गलती से भी उसको ना टू सेल्स मत कर देना। जब भी ओनर सामान लेके जाता है तो सामान तो मेरा जा रहा है तो वो कॉस्ट पे लेके जाएगा, तो टू परचेज होगा, टू सेल्स नहीं होगा। मैं आपको 8 घंटे की जनरल एंट्री के वीडियो के अंदर जो लिंक दिया हुआ है सब कुछ उसमें आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्लियर है। देखो अगर मैं आपको जनरल एंट्री कराने लग गया तो अभी यहाँ पे 8 घंटे और लग जाएंगे, तो जनरल एंट्री मैं नहीं करा रहा, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ। 21 मार्च को मैंने एक व्हीकल परचेस किया हुंडई लिमिटेड से क्रेडिट, बट अब ये गुड्स तो है नहीं तो इसकी एंट्री परचेस बुक में नहीं आएगी, इसकी एंट्री मेरी जनरल प्रॉपर में आएगी। मैंने व्हीकल परचेस किया हरी हुंडई से क्रेडिट में, तो भैया जब मैंने व्हीकल खरीदा तो व्हीकल अकाउंट डेबिट करूंगा और हरी हुंडई को क्या करूंगा, हरी हुंडई को क्रेडिट करूंगा। कितने का मैंने गाड़ी ले ली भाई, 5 लाख की गाड़ी ले ली। ओके, तो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। ओके, तो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कितना है, 21 मार्च को। क्या है, 21 मार्च को, 21 मार्च को। क्लियर है। मैंने व्हीकल खरीदा, एंट्री होगी। गुड परचेज फॉर क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर हरी, इसकी एंट्री परचेज बुक में होगी। जो मैं गुड परचेज करता हूँ क्रेडिट के अंदर हरी से,
जो बट ऑब्वियस गुड परचेज किया, हरी से परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया, तो ये जो 24 मार्च की जो एंट्री होगी वो परचेज बुक में होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंट्री 24 मार्च की जो एंट्री होगी, एंट्री जो होगी विल बी डन इन परचेज बुक, इट विल नॉट बी डन इन जनरल प्रॉपर। जो परचेज बुक में एंट्री होगी वो जनरल प्रॉपर में होने का सवाल ही नहीं होता। क्लियर है, समझ में आया? ओके, तो वो जनरल प्रॉपर में नहीं होगी। फिर टेलीफोन एक्सपेंडिचर प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर ₹5000। मैंने पहले से ही टेलीफोन एक्सपेंस प्रीपेड कर लिया 5000 रुपये। देखो मेरे यहाँ से तो कैश गया, मेरे यहाँ से तो कैश गया, मेरे यहाँ से कैश गया, पर भैया प्रीपेड की एंट्री है, कैश की एंट्री है, कैश की एंट्री है। कैश की एंट्री कहाँ जाएगी? लिखा ना टेलीफोन एक्सपेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। कैश की एंट्री हमेशा कहाँ जाएगी? इट विल ऑलवेज गो टू द कैश बुक। तो 31 मार्च की जो एंट्री है, जो 31 मार्च की एंट्री है, 31 मार्च की जो एंट्री है, इट विल गो टू कैश बुक। ठीक है ना? तो जो एंट्री कैश बुक की होगी कैश बुक में जाएगी, और जो कैश बुक की एंट्री नहीं है, बिकॉज ये मेरी जो एंट्री है ना, ये कैश में किया है मैंने, प्रीपेड कर लिया, प्रीपेड टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू कैश, पर इट विल गो टू द कैश बुक, इट विल नेवर एवर गो टू जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में सिर्फ वो एंट्री जाएगी ना जहाँ पे कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। आप चेक करो, कोई भी एंट्री में कैश और बैंक नहीं आ रहा है, और कोई गुड्स परचेज की एंट्री कभी भी और गुड्स सेल की एंट्री कभी भी जनरल प्रॉपर में नहीं आती। क्लियर है? आपको समझ में आया? ओके, चलो। सो बच्चों, इसी के साथ मैंने खत्म किया स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर जो वन शॉट वीडियो है वो अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर करो, बिकॉज आप लाइक करते हो तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है पर्सनली। सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करो, अच्छा लगे तो गुड, बेकार लगे तो बैड। आपको जो आपको सही लगे आप कमेंट जरूर करो। एंड जब आप सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट, 40, 50, 100 रुपये आप कॉन्ट्रीब्यूट कर दो सुपर थैंक्स के थ्रू। एंड जब आप टेलीग्राम चैनल, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड जब accountfunda.com पे जाओ, वहाँ पे पूरा कोर्स अवेलेबल है। 11th का 160 आवर, 12th का 240 घंटे। बहुत सारे बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों के लास्ट ईयर 100% मार्क्स भी आए हुए हैं। तो आप वहाँ पे मेरा कोर्स आप मेरा वहाँ पे ले सकते हो। एंड जब डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।